सब लोग आवाज़ चेक करो। आज हम बात करेंगे इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान के कंपैरेटिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में और उनकी डेवलपमेंट की स्ट्रेटजीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, पहले आवाज़ चेक कर लो और अगर प्रॉब्लम किसी को आ रही है तो मुझसे पूछो दोबारा से। ठीक है, देखिए वैसे तो हमें अपने आप को कंपेयर दुनिया से करना चाहिए। पाकिस्तान से कंपेयर करके क्या फ़ायदा। लेकिन नेबरिंग कंट्री होने के नाते हमें क्या है, जब भी अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट को देखना होता है तो हम अपने आसपास के जो देश हैं उनके साथ क्या है मिलाकर देखते हैं। ये टॉपिक क्यों बनाया गया है पहले हमें समझना है। कि टॉपिक बनाया क्यों गया है। देखिए, सबसे पहले तो हमें देखना है कि दुनिया के आज जो दुनिया है वो ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड है। आज पूरी दुनिया जो है वो ओपन इकोनॉमी है। हम ये बात पढ़ करके भी आए हैं और हमने इंडिया की जो डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी है वो देखी है। आज़ादी के बाद से लेकर के 1990 तक देखी है, फिर 91 से लेकर के अब तक जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो हम देख ही रहे हैं और उनका इम्पैक्ट क्या पड़ा है उसका इवैल्यूएशन भी किया है हमने। तो दुनिया जो है आपका वो ग्लोबलाइज्ड है। अब ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड के अंदर क्या होता है कि हम अपने आप पर पूरी तरह निर्भर नहीं हो सकते। हमें आपका दूसरे पर भी क्या है, बहुत सारी चीज़ों के लिए निर्भर होना पड़ता है। WTO हमने बनाया है, उससे पहले गैट हम पढ़ कर के आए हैं। तो जो आज पूरी दुनिया के आपका नेशंस हैं वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, बदल रहे हैं आज की दुनिया के हिसाब से। देखिए, डेवलप्ड नेशंस तो बहुत पहले बदल चुके हैं, इसलिए वो डेवलप्ड नेशन है। हम डेवलपिंग कंट्री हैं, हम हो चाहे चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो या श्रीलंका हो, हमारे आसपास के नेपाल हो, भूटान हो, म्यांमार हो, ये सब कंट्रीज जो हैं आपका डेवलपिंग कंट्रीज हैं। पूरी दुनिया, देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि डेवलप्ड नेशन में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती है। उनके यहाँ भी टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उनके यहाँ भी इंडस्ट्रियल ट्रांसफॉर्मेशन होती है। लेकिन हमारे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की डिग्री ज़्यादा होती है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमसे पहले क्या है डेवलपमेंट को करने में सफल हो चुके हैं। और उन्होंने क्या है कि जिन चीज़ों को आज हम कर रहे हैं वो उन चीज़ों पहले काम कर चुके हैं, कई साल पहले, करीब करीब हमसे 60-70 साल पहले वो काम वो कर चुके हैं जो जिन कामों को हम करने जा रहे हैं। तो जो ये टॉपिक बनाया गया है इसमें हमें ये देखना है कि देखिए, एक तो बात आ रही है ट्रांसफॉर्मेशन की कि हम जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं वो अपने आप को बदल रहे हैं। जैसे हमारे देश के अंदर भी क्या है, आज मेट्रो ट्रेन के बारे में बात होती है, बुलेट ट्रेन के बारे में बात चल रही है। आज हम बात करने जा रहे हैं कि अभी मैं सार्क के बारे में बताऊंगा तुम्हें। तो कुछ देश मिलकर के क्या आपका एक जगह लगाने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी लगाने जा रहे हैं। कुछ नेशंस मिलकर के एक यूनिवर्सिटी खोलने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं यूरोप में यूरोपियन यूनियन था, अभी ब्रिटेन उससे अलग हो गया है। तो कहीं ना कहीं आज पूरी दुनिया में लगातार कोहेसिव पॉलिसी, जो बोलते हैं ग्रुप पॉलिसी के बारे में बात चल रही है और एक दूसरे की मदद लेने के बारे में बात चल रही है। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को ये मानना पड़ेगा कि वो अगर आपस में एक दूसरे की मदद करती हैं तो वो डेवलप्ड नेशंस को फेस कर पाएंगे इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर। तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो बेसिक ये है कि हमें ये देखना है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर, अब वो इसलिए हो रहा है कि ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्या है, ग्लोबलाइजेशन की डिग्री बढ़ रही है। हर कंट्री अपने आप को पूरी दुनिया के साथ क्या है जोड़ने के लिए तैयार है या बहुत जल्दी जोड़ना चाहती है। क्योंकि मैंने कहा था कैपिटल मूवमेंट है, लेबर मूवमेंट है और टेक्नोलॉजिकल मूवमेंट है। इस पर हर देश काम कर रहा है आज, क्योंकि ज़्यादा एडवांटेज ले सके वो, जो आपका दुनिया के जितने रिसोर्स हैं उसका फ़ायदा उसे भी मिले। अगर हमारे पास रिसोर्स कम है और हमारे पास शॉर्टेज है तो कोई और कंट्री हमारी मदद कर दे, या जिसके पास हमारे मुकाबले कम है हम उसकी मदद कर दें। तो पूरी दुनिया में ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या है, म्यूचुअल हेल्प, म्यूचुअल कॉपरेशन, म्यूचुअल इंटीग्रेशन के बारे में बात चल रही है। तो मैंने यहाँ कुछ बातें आपके सामने लिखी हैं जो कि आपका हमें ये बताएंगी, बेसिक बातें हैं जो इस टॉपिक को पढ़ने का एक बैकग्राउंड या बैकड्रॉप तैयार करेंगी, बेसिक तैयार करेंगी। वो पहले हम समझ लेते हैं, है ना। फिर हम आगे बढ़ेंगे और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट कंट्रीज।
तो मैंने अभी कहा था कि पूरी दुनिया में इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन का ज़माना है। अब हम तो पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, तो हमने यहाँ लिख दिया इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, लेकिन पूरी दुनिया में कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ऐसा नहीं कि ब्रिटेन के लोग हिंदी सीख नहीं रहे हैं और आपका हिंदुस्तान के लोग फ्रेंच नहीं सीख रहे, यहाँ के लोग जापानीज नहीं सीख रहे या जर्मन लैंग्वेज नहीं सीख रहे। ऐसा नहीं है कि केवल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन हमारे यहाँ कल्चरल भी हो रहा है, सोशल भी हो रहा है, लेकिन हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स, तो हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बेसिकली। लेकिन अगर ग्लोबलाइजेशन के एंगल से पूरा देखा जाए तो ट्रांसफॉर्मेशन की बहुत सारी स्टेजेस होती हैं, उनमें से इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन केवल एक हिस्सा होता है। तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज टेकिंग प्लेस इन डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, पार्टली बिकॉज ऑफ क्यों हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन। अच्छा, ये जो आपका, और देखिए पार्टली कह रहा है, ग्लोबलाइजेशन का इसका एक रीजन है, ग्लोबलाइजेशन तो इसका एक रीजन है बस। और रीजन क्या है, और रीजन है आपका नीड। देखिए ग्लोबलाइजेशन तो इसका एक रीजन है कि हमने WTO के मेंबर बन गए और हमने टैरिफ बैरियर्स और नॉन टैरिफ बैरियर खत्म कर दिए। एक कंसेप्ट आया है नीड। नीड के हिसाब से भी क्या है, आपका ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए होता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ चीजें हमारे देश में या तो बनती नहीं है, या अगर हम उन्हें बनाने की कोशिश भी करें तो बहुत महंगी बनती है, जबकि हमें उनकी जरूरत है, जबकि हमें उनकी जरूरत है, या तो हम उनको बना नहीं पाते, या बनाने की कोशिश भी की तो बहुत महंगी बनेंगी। लेकिन कोई और दूसरा देश ऐसा है जहां पर वो चीजें बहुत ज्यादा बनती हैं और सस्ती बनती हैं। तो ये जो आपका हम बात पढ़ने हैं, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, वो ये कहती है कि इस चीज को अपने यहाँ बनाने की कोशिश करने की जगह तुम यहां से इंपोर्ट क्या कर लो, यहां से इंपोर्ट कर लो ए कंट्री से। बी कंट्री को क्या करना चाहिए, ए कंट्री से वो चीज इंपोर्ट कर लेनी चाहिए जो बी कंट्री या तो अपने यहाँ बना नहीं सकती है, या बनाने की कोशिश भी करी तो बहुत महंगी बनेगी। इसे बोलते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज, कि अगर ए कंट्री को कुछ चीजें बनाने में कंपैरेटिव एडवांटेज है, अब बी कंट्री या तो प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी। भाई दो पॉसिबिलिटीज हैं, इधर बी कंट्री कैन नॉट प्रोड्यूस सम आर्टिकल्स और इट मे प्रोड्यूस बट एट अ हायर कॉस्ट, while the A country has the specialization, expertise. Therefore, B country should not make attempt to produce such articles as it cannot produce or can produce at a higher cost. Rather, it can import the same articles from A country which has specialization in producing these articles that we can't produce in India or in B country. तो it is the need concept. अब क्या हो रहा है कि जो हम बात कर रहे हैं इसे बोलते हैं इंटरनेशनल स्पेशलाइजेशन। देखना पड़ता है हमें किस कंट्री को कहां का स्पेशलाइजेशन है। तो कई बार क्या होता है, नीड बेस्ड क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है। हमें पता होता है कि हमें इस चीज की जरूरत है। जैसे कंप्यूटर हार्डवेयर हम नहीं बना पाते हैं, तो कंप्यूटर हार्डवेयर में हमें क्या करना होता है, किसी और कंट्री से वो इंपोर्ट करना पड़ेगा। ईदर वी कैन नॉट प्रोड्यूस कंप्यूटर हार्डवेयर और वी कैन प्रोड्यूस बट एट हायर कॉस्ट, तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी हमारे लिए। तो एक नीड बेस्ड क्या होता है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि नीड के हिसाब से क्या है, हमें अपने आप को इंटीग्रेट करना होता है। ग्लोबलाइजेशन तो ओपन कंसेप्ट है, जो WTO ने कह ही दिया आपसे। एक ग्लोबलाइजेशन ऐसा भी हो सकता है जो आपकी नीड पर डिपेंड करता हो, समझ में आ रहा है। तो आपको वो आर्टिकल्स छांटने पड़ेंगे जो आप बना नहीं पाओगे, या बना पाओगे तो बहुत महंगा बना पाओगे। तो ऐसे आर्टिकल्स को आपको उन देशों से खरीदना होगा जो उनको बनाने में एक्सपर्टीज रखते हैं, जो उनके यहां बहुत सस्ते बनते हैं। तो हर कंट्री को अपने स्पेशलाइजेशन को ढूंढना पड़ेगा कि वो किन चीजों को बनाने में स्पेशलाइज्ड है। इसीलिए इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन इसे बोलते हैं, बदलाव करो लेकिन कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी के हिसाब से, अपने एडवांटेज के हिसाब से, अपने स्पेशलाइजेशन के हिसाब से। अब अगर ऐसा करना शुरू करेंगे तो हमारा जो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसके जो आपका इंपैक्ट होंगे, जो इंप्लीकेशंस होंगे, वो शॉर्ट टर्म में भी होंगे, लॉन्ग टर्म में भी होंगे। शॉर्ट टर्म में क्या होगा, शॉर्ट टर्म में ये होगा कि हम अगर कोई चीज अपने यहाँ बनाते हैं, बहुत बड़ी क्वांटिटी में सस्ती बनाते हैं, तो बाकी दुनिया के लोगों को हम जाकर बात करेंगे, भाई हमारे यहाँ जैसे आउटसोर्सिंग की बात होती है, हमारे यहाँ लेबर सस्ती है, जगह सस्ती है, हमारे पास IT प्रोफेशनल अच्छे हैं, तो भारी कंपनियां हमारे यहाँ अपने काम को आउटसोर्स कर रही हैं। शॉर्ट टर्म में हमारी इनकम बढ़ रही है, हमारे पास वहां से इनकम आ रही है। और लॉन्ग टर्म में क्या होगा, इसका मल्टीप्लायर इफेक्ट पड़ जाएगा।
केंजन मल्टीप्लायर पढ़ा है ना आपने। अगर ये इनकम वहां से हम पैसा कमा के लाते हैं तो हमारे यहाँ बढ़ेगी एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, और जितनी एमपीसी बढ़ती है उतनी मल्टीप्लायर की वैल्यू बढ़ती है। तो लॉन्ग टर्म में क्या हुआ, जो हमारी नेशनल इनकम है वो कई गुना बढ़ जाएगी अगर हम थोड़ा सा पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो वहां की इनकम आकर के हमारे यहाँ डिमांड कर रही है क्रिएट। तो जो हम इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं आज, ठीक है, इट विल हैव लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म इंप्लीकेशंस। इन द शॉर्ट टर्म देयर मे बी माइनर इम्पैक्ट्स you may measure in terms of increasing income for 1 year 2 year, but in case this income increases continuously and creates demand in the economy, it may attract more investment, and more investment through more demand will multiply the economy in long term, and our economic growth will increase manifold. तो हमारी जो ग्रोथ है वो मैनीफोल्ड बढ़ेगी। तो मल्टीप्लायर इफेक्ट क्या होता है, एमपीसी के बढ़ने पर ज्यादा होता है कि बाहर की इनकम कमा कर ला करके हम यहाँ डिमांड करते हैं क्रिएट अपने डोमेस्टिक गुड्स के लिए। जो कंपनियां हमारे यहाँ काम कराती हैं, आउटसोर्स करवाती हैं काम अपना इंडिया के अंदर, वो हमें पैसे दे देती हैं, उससे हमारी कंपनियों को पैसा मिलता है, वो अपने एम्प्लॉय को सैलरी देती हैं। सैलरी मिलने से क्या है, वो डिमांड करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। तो लॉन्ग टर्म के अंदर अगर ये प्रोसेस रहा, परसिस्ट कर गया, तो हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है इस चीज़ से। तो अगर मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, एफडीआई। दो तरह के होते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, एक होता है एफआईआई जो शॉर्ट टर्म लाता है इम्प्लीकेशन कि भारी किसी कंपनी ने हमारी कंपनी खरीद ले शेयर्स, इसका शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन होगा। अगर शेयर्स का प्राइस बढ़ेगा तो वो अपना पैसा लगाएंगे यहाँ पर, उन्हें फायदा और कैपिटल गेन होगा। अगर 10 रुपये का शेयर खरीद रहे हैं और बिक रहा है 12 का, 2 रुपये कमाएंगे, उनको फायदा है। 20 का हो गया और कमाएंगे। इसका शॉर्ट टर्म इम्प्लीकेशन है, फायदा कमाया और बाहर निकल गए। कौन? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। एक होता है एफडीआई। एफडीआई में क्या होता है कि बाहर के जो नॉर्मल रेजिडेंट है वो इंडिया में आते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं अपनी, इसका लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है। तो अपनी इकोनॉमी के अंदर हमें क्या है, एफडीआई के लिए पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ट्रांसपेरेंट पॉलिसी, क्लियर पॉलिसीज, ताकि भारी कंपनियां इंडिया में आकर के अपनी फैक्ट्री लगाएं, अपना एस्टेब्लिशमेंट खोलें। इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा, हमारे यहाँ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे रिपरकशंस हैं, बहुत सारे इम्पैक्ट्स हैं, बहुत सारे इम्प्लीकेशंस हैं, ये ध्यान रखना है। तो पूरी दुनिया में आजकल ज़्यादा देखा जाए तो गरीब देश या डेवलपिंग कंट्रीज, दे आर इन हरी टू ट्रांसफॉर्म देमसेल्व्स बिकॉज दे वांट टू इंक्रीज द ग्रोथ, दे वांट टू एम्प्लॉय मोर पीपल इन देयर कंट्री, therefore they have to do more for the economic transformation than developed nations. But developed nations are cooperating with them because developed nations, by developing the developing countries, get a new market for their goods, because they are producing in abundance, they are producing more, a lot. They want to sell out their goods or services in developing countries. They help developing countries in many ways. जो बताऊंगा, बहुत सारी एसोसिएशन खुल जाती हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक ग्रुप बन जाते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। पहले यहां तक बताओ किसे क्लियर नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी बताओ, यहां तक किसे किसे क्लियर नहीं है, जल्दी बोलिए। जल्दी बताओ पहले यहां तक। अब हम बात कर रहे हैं कि आजकल क्या है कि एक तुमने फ्यूल का पढ़ा है, प्रिंसिपल पढ़ा है, एक्सपीड डी कॉप्स। भाई अगर डेवलप्ड नेशन अपने बना रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन, अपने ग्रुप बना रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रुप्स, जैसे यूरोपियन यूनियन क्या है, यूरोप की जो कंट्रीज हैं उनका ग्रुप है, जिससे ब्रिटेन अभी बाहर हुआ है। तो जैसे आपका यूएन एक ग्रुप है, उसमें इंडिया भी मेंबर नहीं बना है, परमानेंट मेंबर नहीं है, टेम्परेरी मेंबर है। तो आज की दुनिया में डेवलपमेंट करने के लिए एक कहते हैं ग्रुपिंग होती है, एक होता है लाइजनिंग, एक होता है आपका अपना डालना प्रेशर। तो अगर आपके पास एक यूनियन है तो यूनियन में होता है स्ट्रेंथ। तो आजकल क्या हो रहा है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं उन्होंने भी अपने ग्रुप बनाना शुरू कर दिए। पूरी दुनिया में अब बहुत सारे ग्रुप बन गए हैं। कुछ ऐसे ग्रुप हैं जहां पर क्या है एशियन कंट्रीज हैं, कुछ ऐसे ग्रुप हैं जहां पर क्या है आपका
केवल डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जैसे G8 है, और कुछ ऐसे ग्रुप हैं जहां पर डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं और डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं। और ये ग्रुप क्यों बनाए जा रहे हैं? ताकि आपस में पॉलिसी शेयर कर सकें, अपने डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटेजी है वो बता सकें कि भाई अगर मान लो इंडिया जो है डेवलपिंग कंट्री है तो पूछ सके इंग्लैंड से कि भाई आपने डेवलपमेंट कैसे किया, या अमेरिका से पूछ सके। तो एक फॉरम बन गई, एक प्लेटफॉर्म तैयार हो गया जहां डिस्कशन होगा, व्यूज का एक्सचेंज होगा, जहां एक दूसरे की पॉलिसी समझेंगे कि उन्होंने डेवलपमेंट किन चीज़ों को लेकर किया और क्या पॉलिसी बनाई, कौन कौन से वो चेंज लेकर आए, स्ट्रक्चरल चेंज लेकर आए, कौन कौन से। आपको समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब आजकल क्या हो रहा है, पूरी दुनिया के अंदर यू विल फाइंड मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग डेवलप्ड कंट्रीज फॉर्मिंग ग्रुप्स, फॉर्मिंग देयर इकोनॉमिक ग्रुप्स, एंड सम डेवलपिंग कंट्रीज आर फॉर्मिंग देयर रीजनल ग्रुप्स। एशिया में जो कंट्रीज हैं वो अपने ग्रुप बना रही हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज जो इंडस्ट्रियलाइज नेशन है वो अपने ग्रुप बना रहे हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जहां पर क्या है, दोनों तरह के जो नेशन है, डेवलपिंग भी और डेवलप्ड भी है। जैसे मैंने भी कहा था कि जहां G20 की बात करेंगे तो वहां दोनों इंक्लूड है। डेवलपिंग कंट्री सारी तो नहीं है, लेकिन जो अच्छी डेवलपिंग कंट्री है, चाइना है, इंडिया है, इनको शामिल कर रहे हैं, क्योंकि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशन है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। आपको बात समझ में आ रही है? तो एक चीज समझिए, दे आर फॉर्मिंग रीजनल एंड ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रुप्स। मैंने दो लिखा है, रीजनल एंड ग्लोबल, क्योंकि एक तो क्षेत्रीय हो गए और एक पूरी दुनिया के लिए हो गए, जिनके बारे में हल्का हल्का बताऊंगा आपको, डिटेल तो नहीं पढ़नी आपने। तो कुछ एग्जांपल समझ लीजिए, सार्क है, यूरोपियन यूनियन है, एशियान है, G8 है, G20 है, ब्रिक्स है, उसके अलावा और भी हैं, लेकिन ये आपका मेजर इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं जिनके बारे में जानना चाहिए एक इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट को। तो इसका मतलब दुनिया में ग्रुपिंग हो रही है, और ये क्यों हो रही है? क्योंकि हर आदमी जानना चाहता है कि दूसरा अगर कोई डेवलप्ड नेशन है तो वो डेवलप्ड कैसे बना, उसने कौन सी पॉलिसी परसू की, उसने कैसे डेवलपमेंट का पाथ तैयार किया, किस तरह से उन्होंने आपका अपने प्लान्स तैयार किए, और किस तरह उन्होंने इंप्लीमेंट किया, और किस तरह प्रायोरिटीज फिक्स की, और फिर उसकी लाइट में चेक करना कि हमारे पास कौन सी स्ट्रेंथ है, कौन सी वीकनेस है। तो ये जो सवाल है ये उठ सकता है यहां पर, वाई दे फॉर्म अ काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स। तो आप जवाब दोगे, सिंस देयर इज आल्सो इंक्रीजिंग ईगरनेस ऑन द पार्ट्स ऑफ वेरियस नेशंस टू ट्राई एंड अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट प्रोसेस परसूड बाय देयर नेबरिंग नेशंस। अगर पाकिस्तान को आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ये कहते हैं, या हम चाइना के बारे में बात करते हैं कि वन चाइल्ड पॉलिसी, हम कहते हैं भाई हमारी पॉपुलेशन बढ़ रही है लगातार, बढ़ती रही बहुत ज़्यादा हो जाएगी और चाइना से आगे निकल जाएंगे। तो हमने कहा यार चाइना ने पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे किया है? तो हमने वहाँ उनसे पूछा, उनके बारे में पढ़ा, देखा, बात की। अच्छा, वन चाइल्ड पॉलिसी नॉर्म था तुम्हारे यहाँ, देख रहे हो? हम परस्यू कर सकते हैं उनके डेवलपमेंट प्रोसेस को। हम जानना चाहते हैं कि उनका डेवलपमेंट प्रोसेस बढ़ा कैसे। इस टॉपिक में पढ़ना हमने ये भी है कि चाइना ने क्या कौन कौन से स्टेप्स लिए, कि कुछ टाइम तक इंडिया, पाकिस्तान, चाइना में ग्रोथ रेट बराबर था, तीनों बराबर थी कंट्रियां, बाद में चाइना आगे निकल गई ग्रोथ के अंदर। तो ऐसे चाइना ने क्या करा? तो आपका तो ये कह रहे हैं कि हम ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं, या इसका बेसिक मकसद क्या है पढ़ने का, कि हमें ये पता लगाना है कि दूसरी कंट्री ने, जो हमारी नेबरिंग कंट्री है, उसने कौन सी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाई जिससे उनका डेवलपमेंट हुआ, या किसी का डेवलपमेंट अगर नहीं हुआ है, किसी बुरी पॉलिसी थी, तो हम फॉलो ना करें। और फिर उन पॉलिसीज की लाइट में चेक करना कि हमारे पास वो रिसोर्स हैं जो उनके पास थे, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, स्वॉट एनालिसिस क्या बोलते हैं इसको। तो दूसरे को देख करके पता लगाना कि हमारे पास स्ट्रेंथ, वीकनेस या अपॉर्चुनिटी, थ्रेट की प्रॉब्लम क्या है। स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या होती हैं? इंटरनल क्या होती हैं, और अपॉर्चुनिटी थ्रेट कहां आती है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। कहां से आती है? एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से आती हैं। तो इन द लाइट ऑफ देयर पॉलिसीज वी कैन identify our strength and weaknesses, and we can make a plan according to their plans if they have developed by following certain number of plans or a plan. In case they have failed by making a plan, we will hesitate or stay away from adopting such plans which made them fail. तो इसका मतलब we should know the economic history of neighboring nations.
so that either we can develop through them or we can stay away from bad plans they made in the past which led them not to develop, तो हम उनसे बच जाएं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम जब इन ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे इस तरह के, तो वहां हमारी मीटिंग होगी, इंफॉर्मेशन को शेयर करेंगे, वो अपनी पॉलिसीज बताएंगे, तो उससे हम समझेंगे कि भाई हमारी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, क्या हमें उनके 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 लेआउट को, उनके ग्रोथ या डेवलपमेंट के प्लान को अडॉप्ट करना चाहिए, क्या हमारे पास वो रिसोर्स हैं। तो हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलेंगी और सुटेबिलिटी कि हम उस तरह के प्लान्स पर काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अच्छा, अब सीधी बात यह है कि अगर हम थोड़ा और देखें, भाई सीधी बात है, आज जमाना है। अच्छा ये बताओ कि सारी दुनिया, अगर मैं अकेला हूं और मेरे साथ में कोई पढ़ाने वाला नहीं है, मैं ही पढ़ाऊंगा अकेला, तो क्या मेरे अंदर इंप्रूवमेंट आएगा? नहीं आएगा। ग्लोबलाइजेशन का, अगर ग्लोबलाइजेशन का एक जो एक वैलिड रीजन है वो क्या है? ग्लोबलाइजेशन बढ़ा रहा है कंपटीशन पूरे वर्ल्ड वाइड, और कंपटीशन के अंदर क्या होता है कि जो एफिशिएंसी बढ़ती है, इफेक्टिवनेस बढ़ती है, सारी दुनिया के लोग कोशिश करते हैं कि हम आगे निकलें। भाई अगर मान लो हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं या कंपैरिजन हो रहा है, तो एक कंपैरिजन देख करके दिमाग में आता है यार हमें भी कंपीट करना चाहिए, हम पीछे रह गए, हमारे यहाँ पैरामीटर ठीक नहीं है ये वाला, हमें ये इंप्रूव करना चाहिए। तो अगर हम ग्रुप बनाते हैं इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन, तो हमें समझ में आता है, वहां डेटा आता है कि हमारे यहाँ इतनी ग्रोथ रेट है जी, हमारे यहाँ इतनी ग्रोथ रेट है, हमारे यहाँ पॉपुलेशन लेवल इतना है, हमारे यहाँ जो अगर हम बात करें फर्टिलिटी रेट इतना है, या हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम इतनी है, या आपका इन्फेंट मोर्टालिटी रेट इतना है हमारे यहाँ, या हमारे यहाँ लिबर्टी इंडिकेटर ऐसे हैं। तो हम उनको देख कर सोचते हैं यार हम तो बहुत पीछे हैं, हम तो पिछड़े हुए हैं। तो एक कंपटीशन का जो एस्पिरेशन पैदा होता है, एक कंपटीशन की भावना आती है। तो इसलिए भी हम जो इकोनॉमिक ग्रुप बनाने बहुत जरूरी हैं, जहां एक प्लेटफॉर्म हो और हम एक दूसरे डेटा को एनालिसिस कर सकें। और जब उस कंट्री में जाएंगे मीटिंग अटेंड करने के लिए, क्योंकि मीटिंग अलग देशों में होती है, कभी इंडिया में होती है, कभी चाइना में होती है, कभी श्रीलंका में हो रही है, कभी नेपाल में, तो वहां जाकर देखते भी हैं कि जो डेटा में है क्या वो ग्राउंड पर है या नहीं है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? तो ये देखो यहाँ जरा, ये कह रहा है कि इन दी अनफोल्डिंग प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, जब ग्लोबलाइजेशन अनफोल्ड हो रहा है, खुलता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, दिस इज पर्टिकुलरली कंसिडर्ड एसेंशियल बाय डेवलपिंग कंट्रीज एज दे फेस कॉम्पिटिशन नॉट ओनली फ्रॉम डेवलप्ड नेशंस बट आल्सो अमंग देमसेल्व्स इन दी रिलेटिवली लिमिटेड इकोनॉमिक स्पेस एंजॉयड बाय द डेवलपिंग वर्ल्ड। अगर ये ऐसा नहीं हुआ, ये ग्रुप नहीं बने, तो डेवलपिंग कंट्रीज तो आगे बढ़ ही नहीं पाएंगी। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज के पास तो एक ही तरीका है कि वो दूसरे की इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करें और उसके हिसाब से क्या डेवलप करें। क्योंकि उन्हें अगर वो कंपटीशन फेस करने में आगे बढ़ेंगी तो उस प्रोसेस के अंदर उनका डेवलपमेंट होना पक्का है। जहां जहां कंपटीशन नहीं होता वहां वहां डेवलपमेंट के रास्ते बंद हो जाते हैं। जैसे बहुत से लोग आप में पढ़ते नहीं ना, कंपीट करते, तो उन्होंने अपने डेवलपमेंट के रास्ते बंद कर रखे हैं, उनके डेवलपमेंट के कोई रास्ते नहीं है, वो तो नालायकों की श्रेणी में आते हैं। डेवलपिंग कंट्रीज के लिए बहुत जरूरी है कि वो ग्लोबलाइजेशन का हिस्सा बने। वो हमेशा हर साल अपने कंपैरेटिव बनाए स्टेटमेंट चेक करने के लिए कि वो अमेरिका के कहाँ पास में पर कैपिटा इनकम में, या चाइना के पास कहाँ पर है वो, या पाकिस्तान उनसे कितना दूर है ग्रोथ के अंदर। ऐसे अगर हम इन चीज़ों पर ध्यान देंगे, अगर मान लो हम कहीं लैग कर रहे होंगे तो उसको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लो चाइना का जो एक्सपोर्ट है हमसे 10 टाइम्स ज़्यादा है, तो हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्वालिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा, टेक्नोलॉजी को इंप्रूव करना पड़ेगा, प्राइस कम करने होंगे, एक्सपोर्ट के प्राइस, तभी तो हमें दुनिया में मार्केट मिलेगी अपने गुड्स के लिए, नहीं चाइना सारी मार्केट खा जाएगा। और जिस देश के गुड्स के लिए मार्केट नहीं है, उस देश में प्रोडक्शन ज़्यादा हो भी गया तो मंदी आ जाएगी, क्योंकि माल क्या है, बन तो रहा है लेकिन माल देश में उतना खरीद नहीं लोग और बाहर बिक नहीं पा रहा, कंपटीशन आप कर नहीं पा रहे नेबरिंग कंट्रीज चाइना से, तो आप तो बर्बाद हो जाओगे। और अगर मान लो आप केवल मान लेते हैं केवल एक ऐसा इकोनॉमिक ग्रुप बन गया जो डेवलपिंग कंट्रीज का, वो भी सही नहीं है। एक ऐसा ग्रुप होना जरूरी है जहां डेवलपिंग कंट्री भी हो और डेवलप्ड कंट्रीज भी हो। क्योंकि डेवलपिंग कंट्री अगर मान लो 4 गरीब मिल जाएं तो गरीबी की बातें करेंगे, एक ऐसा भी तो होना जो आपको जो अमीर हो
जो अपनी दिखाए लग्जरी आपको, देखो मैं कितना अमीर हूं, आपको सीख मिलेगी ना, देखो यार कितनी लग्जरी है। आपके सारे दोस्त ही गरीब हैं, बस उन्हें देखते रहो आप। सर चाइना के गुड्स की मार्केट तो इंडिया ही है ज्यादातर। अमेरिका, चाइना ने पूरे वर्ल्ड को बनाया मार्केट। चाइना ने अपने इंफीरियर गुड्स के लिए, चीपर गुड्स के लिए, लो क्वालिटी गुड्स के लिए इंडिया को बनाया मार्केट। क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज को मार्केट तब बनाती हैं जब उन्हें चल जाए पता कि यहाँ पर्टिकुलर काइंड ऑफ गुड्स बिकेंगे। चाइना के अंदर जो चीजें बनती हैं वो इंडिया के लिए अलग बनती हैं और अमेरिका के लिए अलग बनती हैं, ध्यान दो। चाइना का आप जानते हैं, अभी अमेरिका ने चाइना के बहुत सारे गुड्स के इंपोर्ट पर रोक लगा दी है। तो चाइना के गुड्स इतने कॉम्पिटिटिव गुड्स थे कि अमेरिकन इंडस्ट्री का माल नहीं बिक रहा था जो बन रहा था अमेरिका के अंदर। तो चाइना ने तो, अगर आप जाके देखना, अभी मैं आपको एक पीडीएफ भेज दूंगा कि अमेरिका ने बहुत चीजें इंपोर्ट करने से मना कर दिया चाइना से। तो चाइना में क्या हो रहा है कि हम जो प्रोडक्शन कर रहे हैं वो कंट्री वाइज कर रहे हैं। इंडिया के लिए वो जो माल बेचते हैं, भेजते हैं, वो उतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं होता, लेकिन जब अमेरिका में या यूरोप में माल बेचना होता है तो बेस्ट क्वालिटी गुड्स बनाते हैं वो, ताकि वहां की मार्केट कैप्चर कर सकें। और पता ही है तुम्हें कि गल्फ कंट्रीज के अंदर हमारा कंपटीशन है मसालों को लेकर चाइना से, स्पाइसेस के अंदर। उनकी जो पैकिंग है, उनका जो स्टैंडर्डाइजेशन है हमसे बेटर है। तो इसका मतलब है कि हमें कुछ ऐसे देशों के साथ भी ग्रुपिंग करनी होगी जो कि डेवलप्ड नेशन हो। ये ना हो कि हम डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे बताऊंगा मैं, सार्क जैसा देश है जहां केवल डेवलपिंग कंट्रीज ही हैं। सार्क जैसे आपका एसोसिएशन है, देश नहीं, इकोनॉमिक ग्रुप है, वहां सारी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो इतना फायदा नहीं हो पाएगा। डेवलप्ड कंट्रीज के साथ भी ग्रुपिंग करनी जरूरत है ताकि उनकी भी आप स्ट्रेटेजी समझ सकें। कहीं ऐसा ना हो कि अपने लिमिटेड स्पेस में काम कर रहे हो आपके सामने केवल एक मॉडल हो किसका, अपने जैसे देश का ही हो मॉडल, वो सही नहीं है। आपके पास डेवलप्ड कंट्रीज का मॉडल होना जरूरी है, वो आपको ज्यादा लॉन्ग टर्म में सपोर्ट करेगा। आप ज्यादा अच्छे तरीके से क्या है अपनी पॉलिसीज या प्लान्स तैयार कर पाओगे। ये नहीं कि केवल गरीब, आपका इकोनॉमिक ग्रुप है जो है वो केवल गरीब देश हैं या डेवलपिंग कंट्रीज, सही नहीं है वो ये। तो आज इंडिया जो है काम कर रहा है, इसीलिए G20 का मेंबर है इंडिया, बताऊंगा मैं अभी तुम्हें आगे जा करके। और G20 के अंदर बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज भी आती हैं, अभी मैं बताऊंगा आपको आगे जा करके। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कंपैरिजन की, ये बहुत जरूरी है और इसी लाइट में हम इस टॉपिक को पढ़ने आ रहे हैं। लेकिन कंपैरिजन ज्यादा देशों में नहीं करना हमने, एक इंडिया में, एक पाकिस्तान में, एक चाइना में, बस। क्योंकि अभी लेवल के हिसाब से क्या है टॉपिक बनाया गया आपके। जल्दी बताओ यहां तक किसे कंफ्यूजन है, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी बोलो, अरे बोलो, यहां तक बता दो मुझे। अब थोड़ा समझते सार्क के बारे में। यहां देखिए, सार्क के बारे में देखिए जरा, सार्क का मतलब क्या है। यहां देखिए सब लोग जरा, सार्क के बारे में देखिए जरा। जो सार्क है उसका, अगर आप उस टर्म को ओपन करेंगे, जो सार्क आता है साउथ एशिया के अंदर, ध्यान रखना। इंडिया किस में आता है? ओके, थैंक यू प्रथम। द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो जो इंडिया आता है वो आता है पूरी दुनिया में साउथ एशिया के अंदर। तो साउथ एशिया के कुछ नेशन ने मिलकर के अपना ग्रुप बनाया है, जिसको हम बोलते हैं सार्क, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल। अब देखो रीजनल ग्रुप है ये ग्लोबल नहीं है, ध्यान रखना। सार्क जो है, अगर एमसीक्यू पूछे कि क्या ये ग्लोबल ग्रुप, इकोनॉमिक ग्रुप है, नहीं, ये रीजनल है, ठीक है। इसमें कंट्री कौन सी है? साउथ एशिया वाली कंट्री है बस, साउथ ईस्ट वाली भी नहीं है इसके अंदर। वो अलग बात है, बहुत सारे हम रखे हुए ऑब्जर्वर रखे हुए इसके अंदर, वो अलग चीज है। तो इज द रीजनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। जियो पॉलिटिकल होता है कि पूरी दुनिया पे लिखा है मैंने, ये जो ऑब्जर्वर्स हैं ये मेंबर नहीं है, लेकिन क्यों बनाए हमने इस रीजन से, जियो पॉलिटिकल, कि पूरी दुनिया के अंदर
जो आपका देश है, अगर वो चाहें बनना मेंबर, तो मेंबर तो बना नहीं पाएंगे हमको। हाँ, जितने साउथ एशिया में हैं वो तो पॉलिटिकल जो हमारे पास पार्टीज हैं या जो रूलिंग पार्टी है वो तो मेंबर बनेगी इसकी, क्योंकि ये है इसके लिए, साउथ एशिया के लिए, वो समझ लो। अब साउथ एशियन कंट्रीज हैं, देखो तीन चीज ध्यान रखो। एक तो पूरा इंडिया ही है, इंडिया माने पार्टीशन से पहले का इंडिया, जिसमें तीन हिस्से अब हो गए हैं, इंडिया आज का, बांग्लादेश और पाकिस्तान। उसके बाद नेपाल हमारा पड़ोसी दूसरा, और हमारा पड़ोसी कौन सा, मालदीव है, ठीक है। और कौन है हमारा, श्रीलंका है, भूटान है, बिल्कुल लगा हुआ हमसे भूटान, आसाम से लगा हुआ भूटान जो है। अच्छा मुझे को बताओ पढ़ करके कि सार्क के अंदर क्या चाइना है मेंबर? आप मुझे पढ़ के बताओ जरा सब लोग, क्या चाइना मेंबर है इसका? जल्दी पढ़ के बताओ मुझे, क्या चाइना साउथ एशिया में आता है? जल्दी बताइए। चाइना साउथ एशिया का पार्ट नहीं है, इसलिए वो इसका पार्ट नहीं है। इसके पार्ट कौन कौन से, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। आपको समझ में आया? अच्छा, अब हमने चाइना क्या बना रखा है इसमें, ऑब्जर्वर। ध्यान देखो, नोट करो, ये सार्क फाउंड कब हुआ था? ये 8 दिसंबर 1985 को फाउंड हुआ था ढाका में। ढाका एक जगह है बांग्लादेश के अंदर, जो ढाका है बांग्लादेश की राजधानी है, वहां ये फाउंड हुआ था। ये सब चीजें आपको ये ध्यान रखनी नहीं है, लेकिन मीनिंग ध्यान रखना है आपको, बस इतना कुछ ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। मोटी मोटी बात ध्यान रखनी है कि साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल जो कॉपरेशन है, जो सार्क है, वो रीजनल ग्रुप है, इकोनॉमिक ग्रुप है, ध्यान रखना। इसमें साउथ एशियन कंट्री ही मेंबर हैं, जिनमें अफगानिस्तान है, मालदीव है, बांग्लादेश है, भूटान है, नेपाल है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है और अपना इंडिया, अपना देश हो गया। बांग्लादेश के ढाका की जगह, वहां इसकी क्या है, स्थापना हुई थी, फाउंड हुआ था वहां पर ये। लेकिन इसके 9 ऑब्जर्वर्स भी हैं। अब कहोगे सर ये ऑब्जर्वर क्या होते हैं, मेंबर तो है नहीं है। इसमें चाइना है, यूरोपियन यूनियन है, ईरान है, रिपब्लिक ऑफ कोरिया है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मॉरिशस, म्यांमार एंड यूएसए, ये इसके ऑब्जर्वर हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने, देखो यहाँ सब लोग यहाँ देखो, ये मैंने एक बग बनाकर तुम्हें दिया हुआ है। कुछ चीजों में जो आपका साउथ एशियन कंट्रीज हैं उनकी एक्सपर्टीज नहीं है, लेकिन जो ऑब्जर्वर हैं उनकी एक्सपर्टीज है। ध्यान दो, उनकी एक्सपर्टीज, ध्यान दो, उनकी जो एक्सपर्टीज है, उनकी एक्सपर्टीज आपका जहां हमने इस्तेमाल किया है। अगर हम चाहें तो किसी को, जो साउथ एशियन कंट्री अब तक इंक्लूड नहीं है, वो इसके अंदर बाद में शामिल हो सकती है, क्योंकि ये उन्हीं का ग्रुप है। ध्यान रखनी है बात। अब जब हम बात कर रहे हैं ऑब्जर्वर्स की, तो कुछ चीजें मैंने यहां लिखी हैं, जैसे कम्युनिकेशन के अंदर पहला, कनेक्टिविटी को लेकर के, एग्रीकल्चर को लेकर के, पब्लिक हेल्थ को लेकर के, एनर्जी को लेकर के, एनवायरनमेंट को लेकर के और इकोनॉमिक कॉपरेशन को लेकर के। ये कुछ ऐसे इशू हैं जिनमें पूरी दुनिया के अंदर कुछ देशों ने बहुत डेवलपमेंट किया है। क्या किया है? बहुत डेवलपमेंट किया है। तो हमने क्या करा है कि जिन देशों ने एग्रीकल्चर में, पब्लिक हेल्थ में, कम्युनिकेशन में, कनेक्टिविटी के अंदर, एनवायरनमेंट में, इकोनॉमिक कॉपरेशन में बहुत ज़्यादा काम कर लिया है और उनके पास स्पेशलाइज्ड लोग हैं, ठीक है, तो हमने उनसे कहा भाई ऐसा है कि जब भी हमारी मीटिंग होगी और हमें बात करनी होगी कम्युनिकेशन पर, कनेक्टिविटी पर, एग्रीकल्चर पर, पब्लिक हेल्थ पर, एनर्जी पर, एनवायरनमेंट, इकोनॉमिक कॉपरेशन पर, तो हम आपको बुलाया करेंगे। कितने लोग, कितने कंट्री ऐसी जिनको बुलाया सकता है? जब भी इनका मीटिंग होगा, चाइना को बुला सकते हैं हम, यूरोपियन यूनियन के कोई मेंबर हो, ईरान को, रिपब्लिक ऑफ कोरिया को, ऑस्ट्रेलिया को, जापान को, मॉरिशस को, म्यांमार को एंड यूएसए को। इनको हम बुला सकते हैं, इनको हम बुला सकते हैं एज एन ऑब्जर्वर, क्योंकि, लेकिन ध्यान रखना कि ज्यादातर मीटिंग्स में इनको बुलाया जाता है इनॉग्रल के टाइम पर, जब मीटिंग शुरू होती है या क्लोज होती है। होता नहीं है कि एक चीफ गेस्ट होता है, उसकी तरह बुलाया जाता है इनको। और इनको हमने क्यों रोल दिया है?
कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए हमें टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ती है इन कंट्रीज से। कहीं ना कहीं इनमें से किसी एक चीज़ में क्या है, इनका एक्सपर्टीज है, तो टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करनी पड़ती है इनसे। तो इनका पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाता है डिस्कस करते हुए, लेकिन ये मेंबर नहीं है, ये क्या है, ऑब्जर्वर है। अभी तक तो ये बहुत से लोग कहने लगे हैं कि आने वाले टाइम में ये सब बन जाएंगे मेंबर और उसका नाम बदल दिया जाएगा, लेकिन अभी तक इसका नाम सार्क ही है। लेकिन दिक्कत ये आ रही है कि सार्क जो है इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहा। अभी तुम्हें पता होगा कि सार्क का जो एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, सार्क की एक मीटिंग हुई थी पाकिस्तान के अंदर, जहाँ इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो कभी कभी बॉर्डर इशू हो जाते हैं पाकिस्तान इंडिया, चाइना इंडिया के अंदर। तो जब बॉर्डर इशू हो जाते हैं तो कई बार क्या होता है कि सार्क की मीटिंग में बहुत सारी जो हमारी मेंबर कंट्री हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। जैसे इंडियन कोई जो डेलीगेट है वो पाकिस्तान नहीं आता, पाकिस्तान का यहाँ नहीं आता। तो कई बार बॉर्डर के इशू होने पर क्या है, सार्क की बहुत सारी मीटिंग इफेक्टिवली क्या है आपका होल्ड नहीं की जाती हैं, कन्वीन नहीं की जाती हैं, वहाँ कोई रिजल्ट निकलता नहीं है। वैसे बड़े ऑब्जेक्टिव रखे गए हैं इसके, बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई हैं इसके आपको प्रीएम्बल के अंदर। यहां देखो जरा, यहां देखो, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया। ये आपका साउथ एशिया के लोग, अच्छा तुम्हें चीज समझा दूं मैं, देखो मैं बताऊं, 2010 के अंदर एक मीटिंग हुई थी सार्क की, मैं तुम्हें एग्जांपल दे रहा हूं जरा। 2011 के अंदर मीटिंग हुई थी, उसमें यह डिसाइड हुआ था कि 2015 तक कहा था उन्होंने कि दिल्ली के अंदर एक बनेगी साउथ एशियन यूनिवर्सिटी, SAU, जो आज तक नहीं बनी। 2011 की मीटिंग के अंदर यह तय हुआ था कि भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर एक साउथ एशियन बनेगी यूनिवर्सिटी, जहां इन देशों के मेंबर कंट्रीज के स्टूडेंट आकर के एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन आज तक वो यूनिवर्सिटी बनी नहीं है, बहुत सारे काम इन्होंने किए नहीं हैं। जैसे इसके बारे में पाकिस्तान में टेररिज्म कंट्रोल करने के बारे में बात हुई थी, क्योंकि पहला पॉइंट अगर ध्यान दोगे ना, टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया, क्योंकि पाकिस्तान लगातार वेलफेयर के बारे में बात ही नहीं करता। पाकिस्तान में इतनी महंगाई है और पाकिस्तान टेररिज्म कर रहा है, बस हमारे यहाँ जो टेररिस्ट एक्टिविटीज है उनमें इन्वॉल्व है। तो अगर देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि पूरे साउथ एशिया के लोगों के लिए क्या है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करना है, लेकिन वो तो हमारे यहाँ क्या कर रहा है, लोग मर रहा है, हमारी फौज के लोग भी मारे जा रहे हैं, हमारे यहाँ टेररिस्ट एक्टिविटीज हो रही हैं। टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, मतलब आपस में मदद करेंगे एक दूसरे की, दवाइयों को लेकर। जैसे पाकिस्तान में अभी आपको पता ही होगा कि बहुत दवाइयों की शॉर्टेज आ गई थी, तो हमारा तो अब क्लैश चल रहा है पाकिस्तान से इस समय। अगर क्लैश ना होता तो हम उसकी मदद कर देते। हमने चाइना को कहा है कि भाई अगर हमारे पास कुछ साइंटिस्ट हैं कोरोना वायरस के बारे में, अगर आपको कुछ एडवाइस चाहिए तो आपके साइंटिस्ट हमारे साइंटिस्ट से बात कर सकते हैं, क्योंकि क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमें क्या करना है, इंप्रूव करना है साउथ एशिया के लोगों की। और आप जानते ही हैं कि जो हमारी इस समय तुम्हें पता होगा कि करीब करीब 5 लाख जो स्टूडेंट थे इंडिया के, वो चाइना में पढ़ रहे थे, जो मेडिकल के छात्र थे, जिनमें बहुत सारे लोग आ गए हैं, बहुत सारे आने हैं अभी। टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड कल्चरल डेवलपमेंट इन द रीजन। ये सारी बातें रीजनल होंगी, क्योंकि ये जो ग्रुप है हमारा रीजनल इकोनॉमिक ग्रुप है। टू प्रोवाइड ऑल इंडिविजुअल्स द अपॉर्चुनिटी टू लिव इन डिग्निटी एंड टू रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल्स। जैसे बात हुई थी यूनिवर्सिटी की, बात हुई थी कि अगर वहाँ एजुकेशन अच्छी नहीं मिल रही, तो हम एक बना रहे थे, पूरा कंसेप्ट तैयार हो गया था साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का, जहाँ टेक्नोलॉजी, जिसमें क्या था कि चाइना के लेक्चरर भी होते, इंडिया के लेक्चरर भी होते, श्रीलंका के लेक्चरर भी होते, जो काबिल लोग होते पढ़ाने वाले, वो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाते। लेकिन ऐसा कुछ कंसेप्ट हुआ नहीं है। तो इस तरह के जो हमने ऑब्जेक्टिव रखे, म्यूचुअल हेल्प के, म्यूचुअल कॉपरेशन के, रिसोर्स एक्सचेंज के, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के, या लोगों के वेलफेयर करने के लिए, या इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने के लिए, एक दूसरे की मदद करने के लिए, हमने ये सब बातें की हैं। लेकिन आज तक ये अचीव नहीं हुई हैं। तो बहुत सारे जो नेबरिंग नेशन है उनमें आपस में क्लैश रहते हैं बॉर्डर एरिया को लेकर। चाइना हमारा
जो चाइना के साथ हमारा बहुत सारा क्या है, बॉर्डर क्लैश है, पाकिस्तान से भी हमारा क्लैश रहता है, कई मामलों में बांग्लादेश से भी हमारा क्लैश रहा है, तो बांग्लादेश बहुत भारत में आ गए हैं। तो कई बार क्या होता है कि इफेक्टिवली ये सार्क जो है काम नहीं कर पा रहा है, तो बहुत सारे इश्यूज रहते हैं बॉर्डर के भी। तो ज़्यादातर ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन हो गया है इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन की जगह। यहाँ इकोनॉमिक इशू कम डिस्कस होते हैं, ज़्यादा होते हैं पॉलिटिकल इशू या बॉर्डर के इशू। तो इसलिए क्या है कि सार्क ज़्यादा अच्छे रिजल्ट दे नहीं पाया है अपने फाउंडेशन के बाद। 85 में ये फाउंड हुआ था, अब तक तो कुछ खास रिजल्ट आया नहीं है। लेकिन इतना है कि चाइना ने हमें बहुत लूट लिया है, लेकिन हमने चाइना के लिए मार्केट बहुत ज़्यादा ओपन कर दी है, और उस लेवल पर हमारे प्रोडक्ट चाइना में बिक नहीं पा रहे हैं। नाम चाइना की मार्केट कवर करवा रहे हैं, छोड़ कपड़े को लेकर के। बस कपड़ा ऐसा है जो इंडिया से एक्सपोर्ट हो रहा है, बाकी सारा माल चाइना से आ रहा है। वो भी लोग जो हमारे यहाँ एक मिडिल क्लास है या गरीब लोग हैं, उनको टारगेट करता है वो माल। तो ये ध्यान रखना है। तो एक और हम बात कर लेते हैं, यहाँ आ जाइए ज़रा, ये देखिए एशियान, देखिए एशियान के बारे में देखिए, ऊपर पढ़िए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट, वहाँ क्या था साउथ एशियन, यहाँ क्या है साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। मतलब कहीं ना कहीं जो आज अगर हम बात करें, डाइकोटोमी आ रही है कि पूरी दुनिया के अंदर, कि अगर मान लो आप एशिया में साउथ ईस्ट में रहते हैं, या आपका जो देश है उसकी लोकेशन क्या है, साउथ ईस्ट के अंदर है, तो वो कहेंगे जी आप मेंबर नहीं बन सकते, केवल साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं वो बनेगी मेंबर। देखो यहाँ पे नोट करो, एक पॉइंट लिखा है मैंने यहाँ पे, देखो यहाँ देखो जरा, ये देखो यहाँ पर एक पॉइंट पढ़ो, इंडिया कुड नॉट बिकम द मेंबर ऑफ दिस एसोसिएशन ड्यू टू हर ज्योग्राफिकल लोकेशन। देख रहे हैं आप, ये कह रहे हैं इंडिया को मेंबर नहीं बनाएंगे, क्योंकि इंडिया कहां पार्ट है, इंडिया इज अ पार्ट ऑफ साउथ एशिया, वाइल द एशियान इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। लेकिन जब जोर डाला गया और इंडिया की तरक्की बढ़ने लगी, इंडिया में काफी प्रोग्रेस आने लगी, ग्रोथ बढ़ने लगी, तो इन्होंने क्या करा, इंडिया को मेंबर तो नहीं बनाया, क्या दे दिया, एडवाइजरी स्टेटस, ऑब्जर्वर का स्टेटस। क्या दे दिया, ऑब्जर्वर का स्टेटस। देखो यहां देखो, ऑन जुलाई 23, 96 एशियान गेव एडवाइजरी स्टेटस टू इंडिया, क्योंकि इंडिया में 91 के बाद पॉलिसी चेंज आए थे, रिफॉर्म आए थे, एनईपी आया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन आया था, उसके बाद हमारी ग्रोथ बढ़ी, तो इन्होंने क्या, हमारी ग्रोथ को देख करके हम बना दिया ऑब्जर्वर या एक एडवाइजरी स्टेटस दे दिया। बात समझ में आ रही है। अब साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो देश आते हैं वो इसके मेंबर बन सकते हैं एशियान के। क्या है ये, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो अब देखिए जरा यहां पर मेंबर देखो जरा इसके, यहां देखो जरा क्या है, ब्रुनई, बर्मा, इसको हम बोलते हैं म्यांमार। अब देखो म्यांमार साउथ एशिया में आता है, लेकिन कहां आता है, साउथ ईस्ट वाले पार्ट में आता है। तो हमने, अब देखो नोट करो, अगर म्यांमार को हम बना ले मेंबर, कहां पर, सार्क के अंदर, तो म्यांमार हमारा विरोध नहीं करेगा। नोट कर रहे हो कि साउथ एशिया में भी हिस्से बना दिए हमने। वैसे ये म्यांमार साउथ एशिया का हिस्सा है, लेकिन सार्क में मेंबर नहीं बनाया हमने इसको। तो ये हमें मेंबर, मतलब इन्होंने, अगर देखोगे यहां पर, वो कब बना था हमारा, 85 में, कब बनाए, इसका चार्टर कब बना, पहले तो बातें करते रहे, ये तो 1967 में बन गया था ये, लेकिन इसका चार्टर कब बनाए, ये चार्टर के बाद सारे मेंबर इंक्लूड हुए, क्योंकि जो पहले ये ऑर्गेनाइजेशन था केवल 2-3 कंट्रीज बीच में था, बैंकॉक, थाईलैंड, ये 2 कंट्रियां पहले शुरू में आई, फिर 2 कंट्रीज ने कहा भी हम भी पैसा देंगे, बड़ी कंट्रीज ने, इंडोनेशिया ने और मलेशिया ने, इनको बनाया मेंबर। उसके बाद 2008 के अंदर इन्होंने क्या करा, और मेंबर ऐड किए, और मेंबर ऐड जब कर रहे थे उन्होंने इंडिया को मेंबर नहीं बनाया, क्योंकि आप जानते हो कि अब एशिया के अंदर भी ईस्ट वाला जो रीजन है उसकी ग्रुपिंग अलग है। लेकिन आपको जान के अचंभा होगा कि जब भी इन देशों की मीटिंग होती है एशियन कंट्रीज की, तो हमारे देश के प्रधानमंत्री को बुलाया जाता है, तो आज हम अच्छे नेशन के फॉर्म में काउंट हो रहे हैं। और मनमोहन सिंह जी ने भी मीटिंग अटेंड की हुई है, और मोदी जी भी एशियन
मीटिंग में गए थे अभी। तो जो शुरुआत, जो फॉर्मल इसका एस्टेब्लिशमेंट है वो कब बना है? चाहे ये क्रिएट यहां हुआ था, लेकिन उस जिसमें ये क्रिएट हुआ था कोई इसका नाम नहीं था, क्योंकि उस समय ज्यादा लोग इसके मेंबर थे ही नहीं। बैंकॉक, थाईलैंड, बाद में इंडोनेशिया और मलेशिया आए फंड के बेस पर कि पैसा लगाएंगे हम। उसके बाद मेंबर कंट्रीज ने उस चार्टर, जो चार्टर बनाया था मेंबर कंट्रीज के लिए, उसको रेटिफाई किया, उसको एक्सेप्ट किया और बाद में बने मेंबर। ब्रुनई बना, बर्मा बना, कंबोडिया, टिमोर लेस्ट, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जो आप देख रहे हो कंट्रीज है, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइन, सिंगापुर एंड थाईलैंड, ये कंट्रीज मेन कंट्री है इसके अंदर। ये सारी कंट्रियां, ये मेन कंट्रीज है एशियन के अंदर, जिनको हम बोलते हैं आपका, जो आपका कंपैरेटिवली ये है प्रॉस्परस नेशन। इनके पास ग्रोथ अच्छी है। तो अगर देखा जाए तो कुछ कंट्रीज में बता देता हूं, जैसे ये बर्मा हो गया, मतलब म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, ठीक है। उसके अलावा ये हमारा जो ब्रुनई है, जो मलेशिया है, इन कंट्रीज को आप मानिए कि आपका इनका डेवलपमेंट उतना अच्छा नहीं है, लेकिन फिलीपाइन, सिंगापुर एंड थाईलैंड, जो ये कंट्रीज हैं, बेसिकली थाईलैंड, सिंगापुर, ठीक है, और फिलीपाइंस, इनका जो स्टेटस है बहुत ऊंचा है। ये ऐसा मानिए कि ये डेवलप्ड नेशन ही है, और ये पैसा लगाते हैं इनके बाकी कंट्रीज के डेवलपमेंट के लिए, जो छोटे देश हैं। जैसे मैंने अभी कहा था कि भाई अभी इनकी इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन बढ़ कैसे रही है कि कहीं ना कहीं सिंगापुर या आपका जो हमारा फिलीपाइंस है या थाईलैंड है, इनका इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है इन देशों के अंदर। तो अगर हम देखें एशियन कंट्रीज के अंदर जो आज की पोजीशन है, सबसे डोमिनेंट पोजीशन में कौन? सिंगापुर। सिंगापुर सबसे ज़्यादा डोमिनेंट पोजीशन के अंदर है। बाकी सारी कंट्रीज जो हैं उनको हेल्प कर रहा है सिंगापुर, क्योंकि आप जानते ही हैं कि सिंगापुर जो है इस समय इकोनॉमिक ग्रोथ की हाइट पर है, जहां, और सिंगापुर में आप जानते हैं जो कंप्यूटर हार्डवेयर है उसका सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन सिंगापुर में ही होता है। जो हार्डवेयर है हमारा, ठीक है, उसके प्रोडक्शन के लिए सिंगापुर ही एक आपका हब है। तो बेशक आप ध्यान दीजिए कि आज इतनी कंट्रीज हैं इसके अंदर, लेकिन जो ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो हैं आपका सिंगापुर, थाईलैंड और फिलीपाइंस। ये ध्यान रखना है, और बाकी कंट्रीज को ये हेल्प कर रहे हैं। और इसमें इंडिया मेंबर नहीं है, इंडिया का जो केवल स्टेटस है वो एडवाइजरी स्टेटस है, और एशियन कंट्रीज में हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते हैं। लेकिन मैंने फिर कहा था, जनरली ऐसा होता है कि जिस समय मीटिंग शुरू होती है हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं, या जिसमें मीटिंग क्लोज हो रही होती है तो हमारे प्रधानमंत्री बोलते हैं। इसका मतलब यह है कि हम एक्टिव मेंबर तो नहीं है, ऑब्जर्वर हैं। कई बार हम इनको सलाह देते हैं बहुत सारे इश्यूज पर, या अपने लिए मार्केट खोलने पर या इनके लिए अपनी मार्केट खोलने पर, लेकिन हम एक्टिव नेशन नहीं है। अटेंड करते हैं मीटिंग, चीफ गेस्ट समझ लीजिए हम हो सकते हैं यहाँ पर। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, अब बहुत सबसे इम्पोर्टेंट जो बात चल रही है वो है आपका इस समय जो आपका जो ब्रिक कंट्रीज हैं उनके बारे में आपको समझना होगा। जैसे आप यहाँ देखिए ज़रा, सब जितने भी लोग हैं यहाँ देखो ज़रा, इस जो ब्रिक्स नेशन है उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो ये एक्रोनियम है, इसमें बाद में जुड़ा है एस। ये जो हमारा, देखिए अगर आज हमारी टक्कर है किसी इकोनॉमी से है इंडिया की, तो वो चाइना से और ब्राज़ील से है। क्योंकि आईटी सॉफ्टवेयर के अंदर चाइना भी काफ़ी काम कर रहा है, और इंडिया भी बहुत काम कर रहा है, और ब्राज़ील बहुत काम कर रहा है, और रसिया तो आप जानते हैं एक डेवलप्ड नेशन है ही है। तो यहाँ पर बी का मतलब ब्राज़ील है, आर का मतलब रसिया है, आई का मतलब इंडिया है, सी का मतलब चाइना है, और बाद में एस ऐड किया गया है साउथ, किसके लिए? अफ्रीका के लिए। तो पहले इसका नाम था ब्रिक, बाद में इसका नाम हुआ ब्रिक्स, जब इसमें हमने क्या ऐड कर लिया? साउथ अफ्रीका को। कब? 2010 के अंदर।
देखिए सबसे ज़्यादा जो, अगर आज हमारा डेवलपमेंट है इंडिया में, अगर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है तो उसमें सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन किसका है, रसिया का है। बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो पहला पावर प्लांट लगा था सरदार सरोवर बांध, वो रसिया की हेल्प से लगा था। जो पहले प्रधानमंत्री ने रसिया से मदद लेकर ही भारत में पहला पावर प्लांट लगाया था। तो ध्यान रखना है कि रसिया ने ही आज तक मदद की है। साउथ अफ्रीका से हमारे जो कल्चरल रिलेशन है बहुत अच्छे हैं, हमारा वहाँ इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी है। ब्राज़ील हमसे कम्पीट कर रहा है आईटी के अंदर, चाइना हमसे कम्पीट कर रहा है आईटी के अंदर, और जितना चाइना हमसे कम्पीट कर रहा है हम सीख भी रहे हैं। लेकिन अब तक हम चाइना की बुलेट ट्रेन देख करके अपने यहाँ बुलेट ट्रेन बनाना सीखे नहीं है, ये बहुत बड़ी दिक्कत है। और जबकि हमारे सामने चाइना की बुलेट ट्रेन पिछले 22-23 साल से है, उस कंसेप्ट को हम जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं, लेकिन हमारे इंजीनियर आज तक भी हिम्मत नहीं कर पाए कि उस टेक्नोलॉजी को अपने यहाँ इम्प्लीमेंट कर सकें। अभी भी हम इंतजार कर रहे हैं कि जापान और चाइना ही हमारे यहाँ करके बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर काम करेंगे। जो पहला प्रोजेक्ट है वो अहमदाबाद से मुंबई के लिए है। तो ध्यान ये रखना है कि जो ब्रिक्स कंट्रीज हैं उनके बारे में एक इकोनॉमिस्ट है नील, बहुत फेमस इकोनॉमिस्ट हैं, उन्होंने कहा था कि 2050 तक ये जो नेशन है, ब्रिक्स नेशन है, ये सबसे ज़्यादा क्या डोमिनेंट क्या है नेशंस होंगे पूरी दुनिया में। और इनकी जो ग्रोथ है ना वो बाकी सारी कंट्रीज की ग्रोथ को पीछे छोड़ देगी। तो नील नाम का इकोनॉमिस्ट उनकी एक प्रोफेसी है, उन्होंने आपका एक तरह की भविष्यवाणी की है, फोरटेलिंग की हुई है कि आपका इस ईयर तक क्या है, ये जो ब्रिक्स नेशन है दे विल बी मोस्ट डेवलप्ड नेशन इन द वर्ल्ड एंड दे विल compete away all other developed nations like America and European countries, other countries in Europe। तो ये जो नेशन है आपका they will have edge in the world market as the supplier of goods and services, ठीक है। और तो ध्यान रखना कि ब्रिक्स नेशन में इंडिया बहुत एक्टिव पार्टिसिपेंट है और उसका फ़ायदा इंडिया ले भी रहा है। और चाइना से हमारी बात वैसे जापान को हमने ठेका दिया हुआ पहले रूट का, तो उसके बाद चाइना की मदद से भी क्या है हम बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। अब हम आते हैं, देखिए अब यहाँ हम बात कर रहे हैं जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है। अभी तक हम बात कर रहे हैं रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस, छोटे ग्रुप बना लिए कंट्रीज ने, बड़े ग्रुप भी हैं। G8 के अंदर आती है मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन, ग्रेट 8 बोलते हैं इसको, ठीक है, या ग्रुप ऑफ 8 कह सकते हैं आप। मतलब जो सबसे बड़ी कंट्रीज हैं, जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्ट सबसे पहले आई है, जिनका बहुत मास प्रोडक्शन होता है, जिन्होंने टेक्नोलॉजी बहुत काम कर लिया है, ऐसी कंट्रीज को हम बोलते हैं G8। लेकिन ध्यान रखना कि G8 के अंदर इंडिया मेंबर नहीं है, G20 में है। लेकिन ध्यान रखना है कि इंडिया कहाँ मेंबर है, G20 मेंबर है इंडिया, लेकिन G8 में इंडिया मेंबर नहीं है, ये बात दिमाग में रखना। लेकिन G20 ऐसा ग्रुप है जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं और डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं। यहाँ नोट कर लो जरा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जरा, ये इंडिया मेंबर है। और नोट कर लो G20 के अंदर ध्यान से देख लो पाकिस्तान मेंबर नहीं है। तो G20 जो है वो एक तरह का मिक्स्ड ग्रुप है जिसमें डेवलप्ड नेशन भी हैं और डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं। इतना ध्यान रखना है, ज़्यादा डिटेल आपको पढ़नी नहीं है इनके बारे में, वो मैंने आपको समझा दिया है, बस आपको डिटेल इतनी करनी नहीं है। भाई ध्यान रखना है G20 के अंदर क्या है, इंडिया एक मेंबर है। और यहाँ मीटिंग किसकी होती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर्स होते हैं, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, वो जाते हैं, इसको करते हैं रिप्रेजेंट। इसमें प्रधानमंत्री नहीं जाता कभी भी G20 की मीटिंग के अंदर, ध्यान रखना। कौन जाते हैं, सेंट्रल बैंक के गवर्नर या फाइनेंस मिनिस्टर। बाकी में जाता है हमारा प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, ध्यान रखना है। ये प्योर इकोनॉमिक फोरम होती हैं जहाँ पॉलिटिकल लोगों को मौका नहीं मिलता बोलने का, उन लोगों को मौका मिलता है जो इकोनॉमिक्स से जुड़े होते हैं या फाइनेंस देखते हैं, ध्यान रखना ये बात। तो G20 जो है प्योरली एक इकोनॉमिक ग्रुप है जहां उन्हीं लोगों को बुलाया जाता है बोलने के लिए। उस कंट्री को जो करते हैं रिप्रेजेंट, वो गवर्नर होते हैं सेंट्रल बैंक के, या क्या होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर्स होते हैं। ये बात दिमाग में रखनी है। तो G20 सबसे इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन है और सबसे ज़्यादा काम यही कर रहा है इस समय, जिसमें डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं और डेवलपिंग कंट्रीज भी हैं। इसमें एक तो 19 कंट्रीज हैं और एक यूरोपियन यूनियन है,
जिसमें यूरोप कंट्रीज आती हैं, तो G20 बोल देते हैं इसको। लेकिन ब्रिटेन जो है वो यूरोप से अलग हो गया, यूरोपियन यूनियन से, EU से। अब ब्रिटेन जो है अलग हो चुका है, अपनी करेंसी चलाएगा। पहले उसके यहाँ भी चलता था क्या, हमारा यूरो। अब ब्रिटेन यूरो सिस्टम से अलग हो गया है, ठीक है, ध्यान रखनी है बात। तो हमने थोड़ा सा पढ़ा कि भाई ये ग्रुपिंग क्या है। तो आज ग्रुपिंग इसलिए हो रही है कि हमें एक दूसरी ग्रोथ को समझना है और डेटा उठाना है उनके बारे में, उनके ग्रोथ का डेटा क्या है, उनकी पॉलिसीज़ क्या है, ये हमें हमारे पास आनी चाहिए उनके गवर्नमेंट के द्वारा, कि वो हमें बताएं अपना प्लान क्या है, तो उससे हम सीख ले सकें। जैसे हमने याद होगा कि इंडिपेंडेंस के बाद जो प्लानिंग कंसेप्ट है कहाँ से लिया था, रूस से लिया था, रसिया से लिया था। तो इसलिए क्या है कि एक दूसरी पॉलिसी या इंफॉर्मेशन शेयरिंग से क्या है, डेवलपिंग कंट्रीज को या जो पुअर कंट्रीज हैं उनको मदद मिलती है। इसलिए ग्रुपिंग में हिस्सा होना, पार्टिसिपेंट होना, पार्टी होना जरूरी है उन देशों के लिए जो अभी क्या है डेवलप्ड कंट्रीज नहीं है। बात समझ सबको आ रही है? अच्छा, अब कुछ समझिए बेसिक बातें। हम बढ़ रहे हैं आगे, हम आगे बढ़ रहे हैं, जो कंपैरिजन होगा 3 कंट्रीज में उसकी तरफ बढ़ रहे हैं आगे। लेकिन कुछ बेसिक बातें समझ रहे हैं पहले। देखिए कुछ बेसिक बात समझ लीजिए। आपको याद होगा कि इंडिया और पाकिस्तान तो एक समय ही आपका आज़ाद हुए थे। 1947 में दोनों कंट्रीज, पहले पाकिस्तान भी इंडिया का हिस्सा था, यह पता है आपको। इंडिया एंड पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन इन 1947। लेकिन जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है वो कब हुई थी स्टैब्लिश? 1949 के अंदर। इसका मतलब ये था कि 1949 से पहले जो चाइना था वो वहाँ मोनार्की थी, वहाँ राजाशाही थी, कोई मोनार्क था। उसके बाद 1949 के अंदर चाइना क्या बना, रिपब्लिक बना, वहाँ जनता का क्या है, शासन आ गया वहाँ पर। तो चाइना है वो रिपब्लिक कब बना, 1949 के अंदर। और इंडियन पाकिस्तान जो है वो इंडिपेंडेंट नेशन कब बने, 1947 के अंदर। ध्यान रखनी है बात, इस पर आपसे पूछ सकता है MCQ, ये बात भूलना मत। इंडिया पाकिस्तान 1947 में क्या बने, इंडिपेंडेंट नेशन, और चाइना बना रिपब्लिक चाइना। उससे पहले वहाँ मोनार्की थी, तो 1949 में वहाँ जनता का शासन आ गया। रिपब्लिक माने होता है कि वहाँ जनता का शासन आ गया। अब वहाँ चुनाव होगा, जो भी रूल करेगा, जो रूलिंग पार्टी होगी वो जनता के द्वारा चुनी जाएगी, वोट देंगे लोग, ठीक है। हाँ वो अलग बात है कि वहाँ 1 पार्टी गवर्नमेंट है, लेकिन 1 पार्टी के अंदर भी लोग फाइट करते हैं आपस में चुनाव जीतने के लिए और रूल करने के लिए अपने देश को, वहाँ का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए। वो अलग बात है, हम आगे बात करेंगे उसके बारे में। देखिए अगली समझिए बेसिक बात। इंडिया अनाउंस्ड इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान फॉर 51-56 के लिए। मैंने कहा था कि हमारे यहाँ प्लानिंग, जो पहला प्लान था, जो हमारे यहाँ प्लानिंग शुरू हुई थी, मैंने पढ़ाया तुम्हें, 1951 में शुरू हुई थी। और जो पहले प्लान का टेन्योर था, टाइम था या पीरियड था, वो था 1951 से लेकर के 1956 तक। पाकिस्तान ने भी अपने हमारी तरह ही बनाए, क्या बनाए, 5 ईयर प्लान बनाए शुरुआत के अंदर। लेकिन उनको नाम क्या दिया उसने, मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान। कब बनाना शुरू किए, 1956 के अंदर, ठीक है, 1956 के अंदर पाकिस्तान ने अनाउंस किया अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान, जिसको आजकल क्या बोलते हैं, वो मीडियम टर्म डेवलपमेंट प्लान। कब, 1956 के अंदर। तो समझ जाइए कि ये प्लान का टाइम पीरियड हो गया 1956 से लेकर के 1961 तक, क्यों ये भी 5 ईयर प्लान ही था। तो चाइना ने अपना जो पहला 5 ईयर प्लान है कब बनाया, 1953 के अंदर। तो ये चला 1953 से लेकर के 1958 तक। तो पहला हमारा हुआ 1951 से लेकर के 1956 तक, ध्यान रखने के लिए। दूसरा चाइना का समझ लीजिए, 1953 से लेकर के 1958 तक। और पाकिस्तान में 1956 से लेकर के 1961 तक। तो अगर एक कॉमन चीज उठा लें यहां से MCQ के लिए, तीनों कंट्रीज के अंदर 5 ईयर प्लान पर काम हुआ है शुरू में। 5 ईयर प्लान से कंसेप्ट आया। वो अलग बात है कि शुरुआत कहाँ से हुई, इंडिया से हुई, फिर चाइना में वो कंसेप्ट चला गया, फिर वो पाकिस्तान ने अडॉप्ट किया। और पाकिस्तान तो हमारी जैसी पॉलिसी पे काम करता है, वहाँ मिक्स्ड इकोनॉमी है जैसे हमारे देश के अंदर है, वो हम बात करेंगे आगे करके। लेकिन ध्यान रखना है कि हमारे देश में अब 5 ईयर प्लान नहीं है,
हमारे देश के अंदर अब 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट खत्म हो चुका है, क्योंकि नीति बन गया है। हमने प्लानिंग कमीशन को डिसॉल्व कर दिया है, उसको रिप्लेस कर दिया किससे? नीति से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया से। अब हमारे यहाँ 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट नहीं है, अगर हम बनाना चाहे बना लें, लेकिन अब हमने उसको अपनी प्लान बुक से हटा दिया है, क्योंकि हमने प्लानिंग कमीशन को ही डिसॉल्व कर दिया है इंडिया में। अब मोदी गवर्नमेंट ने आने के बाद, ठीक है, 2017 के बाद हमारे यहाँ कोई नहीं बनेगा इस तरह का प्लान। हम मर्जी हम बना लें, लेकिन हमारी अपनी मर्जी, हम बनाएं, एनुअल प्लान बनाएं, 20 ईयर्स बनाएं, 10 ईयर्स बनाएं, ऐसा कोई फिक्सेशन नहीं रहा अब कि हम काम करेंगे 5 ईयर प्लान के ऊपर, क्योंकि हमारे यहाँ अब प्लानिंग कमीशन है ही नहीं, डिसॉल्व हो चुका है। तो ध्यान रखनी है बात। ये यहाँ तक बताओ कंसेप्ट समझ में किसको नहीं आया? जल्दी बताओ, अरे जल्दी बोलो। यहाँ तक का जो कंसेप्ट है किसे क्लियर नहीं है? यहाँ तक का जो कंसेप्ट है किसे क्लियर नहीं है? पहले ये बताओ मुझे, फिर आगे बढ़ेंगे। राशि कह रही है सर क्लियर है, बाकी भी बोल दो। पुण्य क्लियर है सर, बाकी मत बोलना कोई भी। क्या सृजन नालायक है ग्रुप में इस समय? लाला जी, ये तो होंगे ही नहीं। चलिए यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाइए सब लोग। तो यासिका, पुण्य, राशि, पुण्य, 4-5 लोग हैं, मतलब कोई बात नहीं है। बाकी लोग बहुत हार्ड वर्किंग लोग हैं, शायद आपका कुछ ना कुछ तैयारी कर रहे होंगे, बोर्ड की तैयारी, मेहनत वाली। चलो ठीक है, अब आते हैं आगे, आगे बढ़ते हैं। देखिए अब कुछ चीज़ें समझिए ज़रा आप। मैंने अभी अभी कहा था कि भाई इंडिया और पाकिस्तान की जो आज़ादी के बाद जो स्ट्रैटेजी रही है डेवलपमेंट की, वो सिमिलर रही है, क्योंकि दोनों ने मिक्स्ड इकोनॉमी को ही अडॉप्ट किया था आज़ादी के बाद। और आज़ादी होने के बाद दोनों देशों की सरकारों ने ज़्यादा पैसा लगाया पब्लिक सेक्टर के अंदर, क्योंकि हमने बताया था जब हम पढ़ रहे थे, हमारा 1947 से लेकर के 1990 तक हम पढ़ रहे थे, तो मैंने कहा था कि शुरुआत में हमारे देश के प्राइवेट सेक्टर के जो एंटरप्रेन्योर थे, उनके पास कैपिटल नहीं थी, या उनके लिए इंसेंटिव नहीं था, या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट थे, या वेलफेयर एक्टिविटी शुरू करने पर डर गए वो कि कहीं ऐसा ना हो गवर्नमेंट हमसे कहते फ्री में सामान बेचो या कम कीमत पर सामान बेचो। तो वो सारा पैसा किसने लगाया था? पब्लिक सेक्टर ने लगाया था, आपको याद होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान को लेके बात करें तो दोनों की जो स्ट्रेटेजी है वो सिमिलर रही है, मिक्स्ड इकोनॉमी अडॉप्ट किया, और दोनों ने शुरुआत में ज़्यादा ट्रस्ट किस पे किया? पब्लिक सेक्टर पर, क्योंकि दोनों देशों की आबादी बहुत ज़्यादा गरीब थी, इसलिए प्राइवेट सेक्टर को एक्सपेंड करना शुरू में सही नहीं था, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर क्या करता है? अपने प्राइवेट गेन के लिए काम करता है। तो हमें शुरुआत में पब्लिक सेक्टर के थ्रू ही अपनी इकोनॉमी को उठाना था, और जो हमारी बहुत पॉवर्टी लेवल ज़्यादा था, तो हमें अपने आप को इकोनॉमिकली डेवलप भी करना था। तो अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ देखो जरा, यहाँ पर इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्टेड सिमिलर स्ट्रेटेजीज सच एज क्रिएटिंग अ लार्ज पब्लिक सेक्टर एंड रेजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर्स ऑन सोशल डेवलपमेंट। क्योंकि अगर हमारे देश में क्या था, बैकवर्डनेस ज़्यादा थी, तो हमने उस समय क्या है कि एक तो पब्लिक सेक्टर बहुत पैसा खर्च किया, दूसरा एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पे सारा पैसा किसने लगाया? गवर्नमेंट ने लगाया, पब्लिक हेल्थ, पब्लिक एजुकेशन। तो पाकिस्तान के अंदर भी ऐसा हुआ, सिमिलर बिल्कुल। चाइना की जो स्ट्रेटेजी हम पढ़ेंगे, यहाँ से अलग पढ़ेंगे, वो यहाँ से पढ़ेंगे, लेकिन पहले पाकिस्तान इंडिया को समझ लो ज़रा। तो शुरुआत में पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को हमने ज़्यादा अडॉप्ट किया, और दूसरा सोशल डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट माने एजुकेशन के लिए, हेल्थ के लिए, समझ रहे हैं आप ना? या जैसे अनटचेबिलिटी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा थी, उसको रिमूव करने के लिए, जो हमारे आपके यहाँ जो बहुत ज़्यादा डिप्राइव्ड SC ST कमीशन बनाए हमने, उनके इम्प्रूवमेंट के लिए हमने क्या है, बहुत काम किया, उनको मकान दिए बना करके। तो उस समय हमने बहुत खर्चा किया, और गवर्नमेंट ने ही उठाया खर्चा सारा ये।
एक पॉइंट समझने वाला है कि ये आपसे पूछ सकता है ये डेट एमसीक्यू में। टिल द 1980s all the three countries had similar growth rates and per capita incomes। 1980 तक तीनों देशों की जो पर कैपिटा इनकम है या ग्रोथ रेट है उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो हम ये मानते हैं कि मोर और लेस तीनों कंट्री सेम फुटिंग पर थी, तीनों में बराबर ही ग्रोथ था और बराबर ही क्या ग्रोथ जो है वो जीडीपी की फॉर्म में होती है और पर कैपिटा इनकम फॉर्म में होती है। तो ये तीनों देशों में क्या है बराबरी थी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। तो 1980 तक तो क्या है तीनों देशों में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या पर कैपिटा इनकम है उसको लेकर कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मतलब हम बराबर मान सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप चाइना के बारे में समझिए ज़रा। देखिए चाइना थोड़ा सा हमसे क्यों अलग है, क्योंकि वहाँ जो सोशलिस्टिक पैटर्न है, मिक्स्ड इकोनॉमी तो आज भी नहीं वहाँ पर, ज़्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल है आज वहाँ पर भी। तो अब सुनिए ज़रा, आफ्टर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना अंडर वन पार्टी, देखिए आपसे एमसीक्यू में इस सवाल पूछा जाएगा कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ वन पार्टी रूल है, तो आप क्या बताएंगे नाम उसका, चाइना बताएंगे। आज तक हाँ एक पार्टी के लोग आपस में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन वहाँ दो पार्टी चुनाव लड़ती नहीं है, हमारे देश में होता है कांग्रेस है, बीजेपी है, आम आदमी पार्टी, ऐसी मल्टीपल पार्टी सिस्टम है हमारे यहाँ। तो वहाँ नहीं है ऐसा। तो जब वहाँ जनता का शासन आ गया और एक पार्टी ने वहाँ रूल करना शुरू करा, तो जितने क्रिटिकल सेक्टर्स थे इकोनॉमी के और एंटरप्राइजेस थे, जितना जमीन थी वो, और जो चीजें क्या कौन ऑपरेट कर रहे थे, इंडिविजुअल्स। तो इसका मतलब वो ये कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर मोनार्की थी वहां पर, मोनार्की के अंदर सिस्टम ऐसा था कि हर इंसान अपनी चीज का मालिक खुद था, लेकिन जब वहां पर गवर्नमेंट बनी, वन पार्टी का रूल आया, तो उन्होंने कहा भाई ऐसा है कि सब कुछ पर हमारा कंट्रोल होगा। क्या बनाया उन्होंने, जहां सब कुछ पर गवर्नमेंट कंट्रोल होता है उसे क्या बोलते हैं, सोशलिस्ट नेशन। तो शुरुआत में चाइना क्या बना, एक सोशलिस्टिक कंट्री बना, एक सोशलिस्ट नेशन बना। उसकी इकोनॉमी कैसी थी, सोशलिस्ट इकोनॉमी थी। जब मैंने अब पढ़ाया था आपको याद है सेकंड टॉपिक के अंदर कि वेयर ऑल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द स्टेट एंड प्रोडक्शन इज कैरिड आउट विद द इंसेंटिव ऑफ पब्लिक वेलफेयर। ऐसा कुछ याद है आपको? जब मैंने सोशलिस्ट सेटअप के बारे में बात की थी, तो शुरुआत में आप देख रहे हैं जब वन पार्टी रूल आया, जितने क्रिटिकल सेक्टर्स थे इकोनॉमी के, एंटरप्राइज थे, जो लैंड ऑन्ड एंड ऑपरेटेड बाय इंडिविजुअल्स था, जो जमीन पर हक किसका था, लोगों का हक था, वो उसको जोत रहे थे, खेती कर रहे थे, वो सब गवर्नमेंट कंट्रोल में आ गया। तो मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना बनने के बाद वहाँ की इकोनॉमी किस फॉर्म में आई, सोशलिस्ट फॉर्म में। किस में आई, हमारे यहाँ क्या था, मिक्स्ड इकोनॉमी। डिफरेंस समझ लो, इंडिया एंड पाकिस्तान अडॉप्टेड मिक्स्ड इकोनॉमी, बट चाइना आफ्टर its conversion into republic adopted the socialistic setup। जल्दी बताओ, पहले यहां तक बताओ किसे क्लियर नहीं है। तो चाइना जैसे ही बना रिपब्लिक, उसने मिक्स्ड इकोनॉमी उठाई नहीं, ना कैपिटलिज्म, क्या उठाया, सोशलिज्म उठाया, अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने प्रोग्रेस के लिए। और जितने क्रिटिकल सेक्टर्स थे, ठीक है, एंटरप्राइजेस थे, जमीन थी जिन पर लोगों का हक था, लोगों का कब्जा था, लोग मालिक थे, वो सब गवर्नमेंट कंट्रोल में आ गई। तो कौन सा सेटअप बना उसका यहाँ, उसके यहाँ बना सोशलिस्टिक सेटअप। क्या बना उसके यहाँ, क्या आया, सोशलिज्म आया। हमारे यहाँ क्या है, मिक्स्ड इकोनॉमी। बाकी लोग जवाब दो जरा मुझे, अरे जवाब दो जल्दी से मुझे, जल्दी बोलो, अरे बोल दो। एक पुण्य तो बोल रहा है सर हाँ क्लियर है क्लियर है, भाई कोई बोल नहीं रहा। पुण्य के अलावा कोई बोलेगा, नहीं बोलेगा? अच्छा, अरे बोल दो भाई, बोल दो। यासिका क्लियर है सर, दे तो दिया सर, चलिए बहुत अच्छी बात है, मैंने एक्सेप्ट भी कर लिया। सुनिए, प्रथम चला गया, केवल वो बताने आया था कि सर मैं भी ले रहा हूँ क्लास, बाकी जवाब वो देगा नहीं कुछ भी। तो काफ़ी महान लोग पढ़ा रहा हूँ मैं,
ठीक है, जिनके पास दो शब्द भी नहीं है लिखने के लिए, हाँ या ना के, चलिए कोई बात नहीं है। अच्छा, अब हम आते हैं चाइना के बारे में, बात चल रही है, क्योंकि हम इंडिया पाकिस्तान में बता चुके हैं, और इंडिया के बारे में दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, मैंने सारी पॉलिसी बता दी है, 1947 से लेकर के 1990 तक क्या हुआ और 1990 के बाद क्या हुआ, उसके बारे में मैं कोई बात नहीं करूंगा दोबारा से। हाँ, चाइना एंड पाकिस्तान के बारे में मैं बेसिक बताऊंगा आपको कि वहाँ किस किस तरह की पॉलिसी थी। पहले चाइना के बारे में बात चल रही है, ठीक है, ओके। तो आइए जरा चाइना के बारे में, अभी चाइना के बारे में बात ही कर रहे हैं। यहाँ देखिए, द ग्रेट लीप फॉरवर्ड, एक कंपेन शुरू हुई चाइना के अंदर। पहले चाइना बना रिपब्लिक, स्टेप नंबर 1। फिर वहां एक कंपेन शुरू हुई, स्टेप नंबर 2। अभी हम अगला स्टेप भी लेंगे। फिर वहां एक आपका रिवोल्यूशन हो रहा है, वो हम अभी लेंगे। तो पहले रिपब्लिक, फिर क्या वहां शुरू हुआ, एक ग्रेट लीप फॉरवर्ड कंपेन शुरू हुआ 1958 के अंदर। ये जो कंपेन है, इसका पर्पज क्या था, इट वॉज एम्ड एट इंडस्ट्रियलाइजिंग द कंट्री ऑन अ मैसिव स्केल। तो जो ग्रेट लीप फॉरवर्ड हमारा कंपेन है चाइना के अंदर, जो 1958 में शुरू हुआ, उसका पर्पज क्या था कि हमें चाइना को बनाना है बहुत बड़ा एक औद्योगिक देश, एक इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन बनाना है, इंडस्ट्री लगानी है बहुत बड़े पैमाने पर, मैसिव स्केल पर। इस कंपेन का मकसद क्या था, इसका नाम था ग्रेट, ये जो वर्ड है लीप ना, लीप का मतलब होता है बहुत तेजी से विकास करना। जो एक फ्रेज वर्ड होता है ना, एक लीप्स एंड बाउंड, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करना, लीप्स एंड बाउंड बोलते हैं उसको। तो ग्रेट लीप माने बहुत ज्यादा प्रोग्रेस हो जाए। चाइना ने सोचा कि 1958 में जब हम ये JLF लेके आ रहे हैं, तो हमारा देश बन जाएगा एक इंडस्ट्रियलाइज नेशन। तो इसमें क्या करा उन्होंने, तो एम क्या था, एम समझ में आ गया कि इकोनॉमी करना था इंडस्ट्रियलाइज। फिर क्या करा इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए, लोगों को एनकरेज किया, मोटिवेट किया कि भाई आप लगाओ इंडस्ट्री, सीधी बात है। अरे जब आपको इंडस्ट्रियलाइज नेशन बनाना है तो इंडस्ट्री लगवानी पड़ेगी। तो लोगों को एनकरेज किया वहां की गवर्नमेंट ने कि भाई आप इंडस्ट्री लगाओ, कहां, अपने घरों के अंदर ही, इन देयर बैकयार्ड्स। हर गांव, ध्यान दीजिए, तो बैकयार्ड्स के अंदर आप लगा लो इंडस्ट्री, ऐसा उन्होंने गवर्नमेंट ने कहा। मतलब हर घर में उद्योग। आपको जानकर अचंभा होगा, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको जरा चाइना के बारे में। आप जानते हो हमारे देश के अंदर जो एलोपैथिक मेडिसिन है वो बनती है बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्री के अंदर। आप जानते हैं कि जो चाइना है वो ऐसा नेशन है पूरी दुनिया में आज भी जहाँ एलोपैथिक मेडिसिन बनती है स्मॉल स्केल के अंदर। समझिए कि कितना बड़ा इंडस्ट्रियल लेवल है चाइना का हमारे मुकाबले आज भी, कि वहाँ एलोपैथिक मेडिसिन जो बनती है वो बनती है स्मॉल स्केल के अंदर। ध्यान दो। तो पीपल वर एनकरेज टू सेटअप इंडस्ट्री इन देयर बैकयार्ड्स। फिर अब ये तो बात होगी टाउन्स की, सिटीज की। अब जो रूरल एरियाज था वहां कॉम्यून्स बनाए गए। कॉम्यून्स का मतलब क्या होता है समझिए, जैसे इंडिया में होता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। लोगों से कहा भाई अपनी जमीन इकट्ठी कर लो, पूल कर लो, एक साथ मिला लो, सब मिलकर खेती करो। जैसे हम भी हिंदुस्तान में चाहते हैं, एक वर्ड है कॉम्यून। देखो ये जो वर्ड कॉम्यून है ना, ये आता है रूस से आता है। रूस में जो एक बहुत बड़ा फिलोसफर हुआ है कार्ल मार्क्स, उसी किताब से वर्ड निकलता है। दास कैपिटल किताब है उसकी बड़ी मशहूर। कॉम्यून का मतलब होता है कि अगर हमें देश को आगे बढ़ाना है तो हमें ये करना पड़ेगा कि जो किसान है वो इकट्ठे मिलकर खेती करे। क्योंकि अलग अलग खेती करते हैं तो बहुत से लोगों का लैंड बहुत छोटा होता है, वहाँ अच्छे खाद बीज दवाइयाँ इस्तेमाल नहीं हो पाती। तो कम्यून्स का मतलब होता है कि सब मिल जाओ, एक एरिया के लोग मिलकर खेती करो, कम्यून्स बना लो। जैसे कि जो आपका ऐसा मानो कि हम एग्जाम्पल लें, हरियाणा में एक कोई गांव 10 गांव में वो मिल जाएं और मिलकर खेती करें तो बोलेंगे कम्यून्स बन गया। एक तरह की सोच के लोग, एक जैसी, जैसे मान लो एक तरह के ऐसा मानो एक कम्युनिटी के लोग और मिलकर खेती करो। इसे हिंदुस्तान में हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फार्मिंग। क्या बोलते हैं? कोऑपरेटिव फार्मिंग। जो चाइना में बोलते हैं वो कम्यून फार्मिंग बोलते हैं उसको। ठीक है,
बात समझ में आ गई? तो इन रूरल एरियाज कम्यून्स वर स्टार्टेड अंडर द कम्यून सिस्टम, पीपल कलेक्टिवली कल्टिवेटेड लैंड्स, मिलकर उन्होंने खेती की। इन 1958 देर वर 26,000 कम्यून्स। कितने बन गए, कितने ग्रुप बन गए खेती करने के लिए? 26,000 कम्यून बन गए, जिन्होंने पूरे चाइना में जो खेत थे, जो जमीन थी खेती की, उस पर खेती करना शुरू कर दिया। कवरिंग ऑलमोस्ट ऑल द फार्म पॉपुलेशन, सारा पॉपुलेशन कवर हो गया इसके अंदर, और लैंड भी कवर हो गया। कम्यून बना दिया हमने, मिलकर मेहनत करो, खेती करो। और कम्यून सिस्टम में क्या हुआ, उन्होंने मिलकर खेती की, और 1958 में 26,000 कम्यून्स थे, जिसमें सारी जो आपका एग्रीकल्चर एरिया के अंदर लोग रहते थे, सारी पॉपुलेशन आ गई। जितनी फार्म पॉपुलेशन थी सारी कवर हो गई, और लैंड जब सारे लोग कवर हो गए तो सारा लैंड भी कवर हो गया, ऑब्वियस सी बात है, जो एग्रीकल्चरल लैंड था। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड में दो चीज आ गई हमारी, इंडस्ट्री भी आ गई और एग्रीकल्चर, दो चीजों पर बड़ा जोर था। जीएलएफ और देखिए सर, देखिए अब मैं आपको यह पॉलिटिकल पॉइंट बता दूंगा इसके अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर। इसमें देखिए बहुत बड़े इशू आए थे जीएलएफ के अंदर भी, अभी हम आगे बात करेंगे, लेकिन तुम्हारे कोर्स में इतना है नहीं। तो देखिए जीएलएफ का मतलब ये है कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड, हमें हमें बहुत तेज तरक्की करनी है। अब चाइना को ही पता था कि, चाइना की गवर्नमेंट को भी पता था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लिटरेट नहीं है एग्रीकल्चर के अंदर, और बहुत से लोग क्या लिटरेट हैं। तो अगर वो मिलकर खेती करेंगे तो जो इलिटरेट लोग हैं उनके खेत का भी सही इस्तेमाल हो जाएगा। जो इलिटरेट लोग हैं वो क्या करते हैं, रिसोर्स वेस्ट कर देते हैं। जो गवर्नमेंट आपको उनको सीड्स देगी, फर्टिलाइजर्स देगी, क्योंकि अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा कि वहाँ पर कुछ चीज़ें क्या होती हैं जो गवर्नमेंट देती है और फिक्स प्राइस तय कर देती है उनके लिए, आगे बात करेंगे उसके बारे में, अभी हम बात करेंगे। तो इसमें फ़ायदा ये रहा कम्युन सिस्टम के अंदर कि जो लिटरेट लोग होते हैं, ऐसा ऐसा समझो, मैं सिंपल समझा रहा हूँ तुम्हें, तुम्हारी क्लास है, तुम मुझसे पढ़ने आते हो। अब पुण्य हमारा बड़ा समझदार है और जो हमारा सृजन है वो नालायक है। तो मैंने कहा भाई ऐसा करो कि एक ग्रुप बना लो अपना सबका, और मिलकर पढ़ा करो मिल करके। तो तुम्हारे ग्रुप बनाने से किताब जो सेम सुभाष डे पास में है सृजन के, और सुभाष डे तेरे पास में भी है, लेकिन सृजन अकेले पढ़ने बैठता पढ़ ही नहीं पाता, समझ नहीं पाता उस किताब को। लेकिन जब जब बैठा तेरे साथ में तो तूने उसे बहुत सारे टॉपिक समझा दिए। ऐसा नहीं है कि वो स्टूडेंट नहीं है, स्टूडेंट वो भी है, ऐसे यहाँ भी तू भी किसान है, मैं भी किसान हूँ, लेकिन मैं उतना लिटरेट नहीं, तू ज़्यादा लिटरेट है। तो कम्यून बनाने से क्या हुआ कि जो चाइना को ये पता लग गया कि ज़्यादा लोगों के पास नॉलेज है, लेकिन कुछ लोग ऐसे, इनके पास लैंड तो है, लैंड तो गवर्नमेंट दे रही है, मालिक मालिक तो बनाया नहीं किसी को। सोशलिस्टिक पैटर्न में क्या होता है, कोई मालिक तो होता नहीं है, सारी जमीन का मालिक तो गवर्नमेंट ही होती है, लेकिन वो दे दी यूज करने के लिए। तो वो कहते हैं भाई जो लोग काबिल लोग होंगे ना, वो उन लोगों को एक्सप्लॉइट कर लेंगे, उनकी एफिशिएंसी इस्तेमाल कर लेंगे, उनसे उनकी प्रोडक्टिविटी निकाल लेंगे, जो लोग इलिटरेट हैं, लेस एफिशिएंट है। तो उसका ये फायदा हुआ। लीप वर्ड को उन्होंने इंप्लीमेंट किया। लीप माने होता है दिन दुगनी रात चौगनी, बहुत तेज तरक्की करना। बात समझ में आई? तो कम्यून का मतलब यह है कि अगर हम जीएलएफ का मीनिंग जो है ना, वो कम्यून के बिना किस तरह तुम आपका उसको, जीएलएफ का मतलब है तरक्की करनी बहुत ज़्यादा, और बिना कम्यून बनाए हुए तरक्की कैसे कर लोगे? लीप वर्ड का मतलब क्या है, आपने बहुत ज़्यादा तरक्की करनी है, तो बहुत ज़्यादा तरक्की करने के लिए उन लोगों को भी तरक्की का हिस्सा बनाना पड़ेगा जो कम एफिशिएंट है, कम प्रोडक्टिव है। तो हमने क्या करा, ग्रुपिंग करवा दी, हमने कम्यून्स बनवा दिए, और कम्यून्स के अंदर क्या हुआ, जो ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे, स्पेशलाइज थे, उनकी मदद से वो लोग भी ज़्यादा काबिल हो गए जो कम स्पेशलाइज थे, कम टैलेंटेड थे, कम लिटरेट थे। तो सारी खेती की जब जगह ज़्यादा इस्तेमाल हो गई, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, उन लोगों की ज़मीन जो जिनके पास थी यूज करने के लिए, क्योंकि यहाँ मालिक तो कोई होता नहीं है। जल्दी बताओ, अरे बोलो।
अरे बोल दो। पुण्य कह रहा सर, क्लियर है सर, आप बाकी बोल, बाकी लोग बोलो, बाकी लोग बोल दो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ, बोल दो, नहीं फिर तुम्हारे गाल पे अगर हाथ जोड़ूंगा मैं, हाथ, दोनों हाथ इस तरह से ऐसे करके। चलो ठीक है, सुनो। अब सवाल ये है कि देखो, पहले रिपब्लिक बना, फिर जीएलएफ शुरू हुआ, फिर देखिए जीएलएफ में थोड़ी प्रॉब्लम आई। जो हमारे पास सिस्टम था जीएलएफ का, इसमें प्रॉब्लम हुई। अब प्रॉब्लम क्या है, देखिए, कम्युन बहुत अच्छी तरह काम कर रहे थे, खेती भी अच्छी हो रही थी, लेकिन एक एक नेचुरल कैविटी आ गई, वहाँ ड्रॉट आ गया। ड्रॉट का मतलब क्या होता है? ड्रॉट का मतलब होता है सूखा पड़ जाना। अकाल नहीं है ये, अकाल का मतलब होता है शॉर्टेज हो जाना। ड्रॉट का मतलब होता है नेचर ने मदद करनी बंद कर दी। जब नेचर ने मदद करनी बंद कर दी, तो क्या हुआ? आप देख रहे हो बहुत सारे लोग मारे गए। यहाँ देखो, जीएलएफए कंपेन मेट विद मैनी प्रॉब्लम्स, अ सीवियर, मतलब बहुत तेज, बहुत खतरनाक ड्रॉट कॉज्ड हैवॉक, तूफान ले आया इन चाइना, किलिंग अबाउट 30 मिलियन पीपल। 30 मिलियन पीपल लोग मतलब क्या होता है? 3 करोड़ लोग मारे गए। 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 3 करोड़ लोगों की मौत हो गई इस अकाल से। ठीक है, पहली बात तो है। दूसरा, देखिए, जो चाइना में सोशलिस्टिक पैटर्न है वो रूस से आया है। कहाँ से आया है? रूस से आया है। रूस वो देश है, अब तो वो कैपिटलिस्टिक कंट्री है, क्योंकि उसका डिजॉल्व हो गया था, ब्रेकअप हो गया था उसका बहुत ज़्यादा। तो अब वो कैपिटलिस्टिक कंट्री है, जहाँ उसके यहाँ सोशलिस्टिक पैटर्न नहीं है। तो वहाँ दो रिफॉर्म्स आए थे रूस के अंदर, एक बोलते हैं परस्ट्रोइका, एक बोलते हैं आपको ग्लासनोस्ट। परस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट दो रिफॉर्म आए थे, उसके बाद वो अलग हो गया सोशलिज्म से। लेकिन ध्यान रखना कि जो चाइना के अंदर सोशलिज्म है वो रूस से आया था। तो ये सारा जो पॉलिसी चाइना फॉलो कर रहा था, अभी हम बात कर रहे थे इकोनॉमिक ग्रुपिंग के बारे में, बात चल रही थी। चाइना ने ये डेवलपमेंट की जो स्ट्रेटेजी है जीएलएफ वाली, रूस से उठाई थी, और रूस के ही लोग वहां करके उसको इम्प्लीमेंट करवाने में लगे हुए थे। तो जब, अब क्या हुआ कि चाइना और रूस में कुछ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स आने लगी, पॉलिटिकल डिफरेंसेस आने लगे। वो मैं पॉलिटिकल डिफरेंस यहाँ, अभी मैं यहाँ पर क्या है एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो पॉलिटिकल चीज है इकोनॉमिक्स में। लेकिन उनमें कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस आने लगे। तो रूस ने क्या करा कि जो अपने लोग भेजे हुए थे प्रोफेशनल्स, जो जीएलएफए की पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करवा रहे थे, उसने वापस बुला लिया उनको। तो रूस, तो ध्यान रखना कि जीएलएफ के इम्प्लीमेंटेशन के लिए, पहली बात ध्यान रखना, जीएलएफ की जो स्ट्रेटेजी है वो चाइना की अपनी ओरिजिनल नहीं थी, रूस से ली गई थी, और रूस के प्रोफेशनल इसको इम्प्लीमेंट करवा रहे थे। जब चाइना और रूस में कुछ पॉलिटिकल डिफरेंसेस क्रिएट हो गए, तो रूस ने अपने प्रोफेशनल्स को वापस बुला लिया। इसलिए वहाँ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रोसेस था वो भी जाम हो गया, स्लो हो गया। तो जीएलएफए का इम्पैक्ट कम हो गया। ध्यान रखना है ये, एक तो ड्रॉट का पॉइंट ध्यान रखना, और एक आपका रूस ने, अब वो उतनी मदद नहीं कर रहा रूस की जितनी पहले कर रहा था इम्प्लीमेंटेशन के अंदर। तो ये दो कारण इकोनॉमिक्स में आप लिख सकते हो अपने लेवल पर, जिससे हम कहते हैं कि कुछ प्रॉब्लम्स जीएलएफए में आई थी। ठीक है, सूखा पड़ने से इंडस्ट्रियल, सूखा पड़ने से जो हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो कम हो गई, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी कम हो गई। और दूसरा, जो रूस के प्रोफेशनल हैं वो वापस चले गए, तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ कम हो गई। इंडस्ट्री के इस्टेब्लिशमेंट फॉर्मेशन के अंदर जो दिक्कतें आना शुरू हो गई, और फिर क्या है कि इंडस्ट्री की ग्रोथ भी कम हो गई, और सूखा पड़ने से क्या है एग्रीकल्चर की ग्रोथ भी कम हो गई। दोनों का रीजन अलग अलग है। एग्रीकल्चर ग्रोथ कम क्यों हुई? क्योंकि सूखा पड़ गया। और इंडस्ट्रियल ग्रोथ इसलिए कम हुई क्योंकि जो लीड कर रहा था वो रूस था, रूस के लोग थे, प्रोफेशनल्स थे, तो वो वापस चले गए, क्योंकि चाइना और रूस में पॉलिटिकल डिफरेंसेस आ गए थे, इसलिए रूस ने अपने प्रोफेशनल्स को वापस बुला लिया था।
जल्दी बताओ, यहाँ तक किसे क्लियर नहीं है? जल्दी बोलो, जल्दी से बोल दो। अब जो आज की क्लास इकोनॉमिक्स की हम यहाँ तक देखेंगे। वैसे कल ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, तो अब मैं एक जो क्लास इकोनॉमिक्स की यहाँ तक लूँगा। ठीक है, आप सब लोग उपस्थित हुए, इसके लिए आपका धन्यवाद। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग बड़े मेहनती हो और मेहनत कर भी रहे हो, और सिद्ध करके दिखाओगे कि आपकी मेहनत, आपकी जो हिम्मत है, वो आपको आपके गोल्स अचीव करने में मदद करेगी। ऑल द बेस्ट। चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद, 15 मिनट के बाद। इतने आप इसको रिवाइज करिए, पढ़ाया आज आपको, मुझे पूरी उम्मीद है समझ में आया होगा।